जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप बेहतरीन भविष्य में भी होंगे। उस बात के लिए ये सेट चलाया गया है। लेकिन मुझे दोस्त बता देना, आपने प्रॉमिस किया था कल मुझसे कि भैया अगली क्लास में जब आएंगे तो पिछली क्लास को याद करके आएंगे। फिंगर टिप्स रहेगी, आप कुछ भी पूछेंगे हम बताएंगे। और यही उम्मीद मैं हर अपने अच्छे साथी से करूंगा, हर अच्छे छात्र से ये मैं विनती, प्रार्थना और साथ ही निवेदन तीनों ही करता हूं कि आप प्लीज कक्षा पर ध्यान लगाना, प्लीज कक्षा को आप ध्यान से पढ़ना, तभी साथी कुछ बेहतर आप कर पाएंगे और अगली कक्षा में फिर चीजें जुड़ी हुई रहेंगी। तो कल की सारी चीजें याद हैं, एक बार थम्स अप कर दो और ये विश्वास मुझे दिलाओ कि मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं। ऐसे लोग मेरे स्टूडेंट नहीं है जिनके अंदर जान नहीं है। तो एक बार थम्स अप कर देना कि भैया तैयार है, कुछ भी पूछेंगे हमेशा तैयार मिलेगा। तो साथ ही आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करेंगे और आपके ये जो 5 प्रश्नों के उत्तर है यही बताएंगे कि आपने कल की क्लास को रिवाइज किया था या नहीं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि योग को अमूर्त सूची यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कब शामिल किया गया था। मैंने बताया था साथी आपको, तो क्या बोलेंगे 15 ICH के बारे में, जिसमें 15वीं गरबा थी गुजरात की, जिसको साथी हाल ही में 2023 में शामिल किया गया और योग को 2016 में शामिल किया गया। किराना घराना नाम याद हैं सारे। किराना घराना कल मैंने आपको बताया, किराना घराना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, संगीत का घराना है और साथ ही उस्ताद करीम खान इसके फाउंडर थे। करीम खान ने इसको स्थापित किया था। मुझे बताओ पोंगल जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो पागल होने की बात कब थी साथी? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में इसको मनाया जाता है। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी साथी आपका 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 13 दिसंबर को साथी उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। भारत के किस राज्य की सर्वाधिक तटरेखा है? सर्वाधिक तटरेखा नहीं बोलेंगे, सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो क्या बोलेंगे भैया? गुजरात की है। कितने किलोमीटर है ये आप बताएं। कितने किलोमीटर कल आपको बताई? तो आप बोलेंगे भैया आपने बताया था 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। गलती नहीं करनी है। निखिल कुमार जी एक बार सारे साथी स्कोर लिख दें कि किन का 5/5 स्कोर है। ये स्कोर बताएगा कि आप रिवीजन करते हैं। आज की कक्षा की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के जो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य हैं उन रूपों की उत्पत्ति रिक्त स्थान से हुई है। साथ ही आप देखते होंगे हमारे यहाँ जगह जगह पर अलग अलग तरह के डांस होते हैं। कोई नागिन डांस कर लेता है डीजे पर, कोई अपने हिसाब से ही नाच लेता है। तो बहुत तरह के डांस है जिनको हम फोक डांस का नाम भी दे देते हैं। लेकिन कुछ डांस ऐसे हैं जिन पर निर्भर करेंगे उनके स्टेप्स, वो किस चरण में होंगे, शुरुआत कैसे होगी, अंत कैसे होगा, इनको हम बोलते हैं क्लासिकल डांस। मुझे बताओ क्लासिकल डांस देश में कितने हैं? फटाफट से बताएंगे। क्या बोलेंगे जी? यजुर्वेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद या फिर नाट्य शास्त्र? तो सबके बारे में कहां पर लिखा हुआ है? नाट्य शास्त्र। क्या बोलेंगे? नाट्य शास्त्र, जिसके लेखक, जिसके ऑथर, जिसके राइटर हैं साथी कौन? भरत मुनि। क्या बोलेंगे? इसके राइटर कौन है भैया? भरत मुनि इसके राइटर हैं। कभी भी गलती नहीं करनी है। कौन बोलेंगे? भरत मुनि इसके राइटर हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसी नाट्य शास्त्र में जो चैप्टर हैं साथी वो हैं आपके 36। क्या बोलेंगे? चैप्टर 36 है। इसी नाट्य शास्त्र में आपसे कभी बात करें तो 600 जो है साथी काव्य पंक्तियां हैं, यानी कि पोइट्री की कितनी लाइंस हैं इसमें? आपका 600 काव्य पंक्तियां, पोइट्री लाइंस इसमें मौजूद हैं। किसमें? नाट्य शास्त्र में। बाकी यजुर्वेद आप जानते ही हैं, यज्ञ से संबंधित है, इसको इतिहास के प्रश्नों में कराऊंगा। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। और अथर्ववेद किससे संबंधित है? ये है आपका मैजिक से संबंधित, जादू टोना, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड समझते हैं? जो आपका क्या बोलेंगे? पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं बताएं? कीटनाशी जो होते हैं आपका। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? वो पॉलिटिक्स से है। किसने लिखा था अर्थशास्त्र को? आचार्य चाणक्य जी ने लिखा था। आचार्य चाणक्य जी। क्या बोलेंगे? आचार्य चाणक्य जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई फटाफट से बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? आपने 6000, शायद मैंने 600 बोल दिया। 6000 काव्य पंक्तियां इसमें साथी, 6000 पोइट्री लाइन्स है। शायद मैंने 600 बोल दिया था।
शायद मैंने 600 बोल दिया, क्या बोलेंगे इसमें 6000 काव्य पंक्तियां हैं, 6000 बोलेंगे, शायद मैंने 600 लिखा इस वजह से आप बोल रहे हैं, यही बोल दिया था क्या मैंने। आगे आएंगे अगले प्रश्न पर। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के जो मर्दाना पहलू है, मर्दाना पहलू समझ रहे हैं कौन सा, मैस्कुलिन एस्पेक्ट, मैस्कुलिन एस्पेक्ट बोले जो पुरुष पेश करें, जिसको कौन पुरुष पेश करें, वो क्या होगा। चोलोम है, परिंग है, माइबा है या रास है। क्या बोलेंगे भैया, क्या मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है। जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य भैया 8 है, मणिपुरी है, ओडिसी है, भरतनाट्यम है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है आपका साथी, उत्तर प्रदेश का कथक भी है आपका, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी भी है। इस तरह से कुल मिलाकर के ये हमारे 8 क्या होते हैं, क्लासिकल होते हैं। कल इनके बारे में आपको क्रम से बताऊं। तो जो मर्दाना पहलू है उसको बोलते हैं हम चोलोम। क्या बोलेंगे, पुरुष प्रयोग जो होगा साथी हमारा, जो आपका मेल परफॉर्म करेगा, चोलोम। और इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं लिखेंगे, इसमें कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे साथी आपका, जो वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग होते हैं, वो वाद्य यंत्रों के नाम है आपके पुंग, पुंग और आपका साथी करताल। जैसे ढोलक है आपके यहाँ, ढोलक तो सब जानते हैं, कई तो लड़के भी ढोलक बजाना जानते हैं, अच्छी बात है। पुंग और चोलोम आपका साथी इसी से नाम आता है आपका। क्या बोलेंगे, अन्य जो तीनों हैं साथी यानी परिंग, अन्य तीनों भी किसके भाग हैं, ये भी मणिपुरी के भाग हैं। अन्य तीनों भी मणिपुरी डांस के भाग हैं। ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, माइबा किस क्लासिकल डांस से है, रास का संबंध किस क्लासिकल डांस से, परिंग का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो ये आपको हमेशा बताने हैं। अब सीपीओ 2023 में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था कि भैया ऐसा कौन सा नृत्य है जो हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है। हिंदू वैष्णव प्रसंग किसमें बताए गए हैं। क्या बोलेंगे, हिंदू वैष्णव प्रसंग, यानी कि अगर हम बात करें हिंदू वैष्णव जो साथी स्टोरीज हैं वो किस में बताई गई हैं, तो हम कहेंगे भैया वो बताई गई हैं हमारा किस में, मणिपुरी में। अच्छा, आपसे पूछे राधा कृष्ण का प्रेम जो है, लव ऑफ राधा एंड कृष्णा, राधा और कृष्ण का प्रेम ये किस शास्त्रीय, क्या बोलेंगे, राधा और कृष्ण का प्रेम ये किस में है, ये भैया मणिपुरी में है। अगर साथ ही आपसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके कौन कौन से डांसर्स हैं, यानी मणिपुरी से कौन कौन से डांसर्स जुड़े हुए हैं, तो एक एक नाम पुराने छात्रों से चाहूंगा, कलाकार आप बताएंगे। तो सबसे बड़ा नाम आता है इसमें किसका, किसका, झावेरी सिस्टर्स का। कौन सी सिस्टर्स हैं, झावेरी सिस्टर। उनकी संख्या कितनी है बताएं, झावेरी बहनें कितनी है भैया, 4 हैं, दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा। क्या बोलेंगे, एक बहन का नाम है दर्शना, दूसरी बहन का नाम नैना, तीसरी का नाम रंजना और चौथी का नाम है साथी आपका सुवर्णा। ये चारों सिस्टर्स किससे जुड़ी हुई हैं, तो हम कहेंगे भैया ये जुड़ी हुई हैं मणिपुरी से। इनके गुरु कौन है, झावेरी बहनों के गुरु कौन है, तो इनके गुरु का नाम है गुरु बिपिन कुमार सिंह। गुरु बिपिन कुमार सिंह किससे जुड़े हुए हैं, वो भी मणिपुरी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन आता है, अब एक रूट वर्ड याद रख लेना, 4 बहन याद रहेंगी, उनके गुरु बिपिन कुमार सिंह। अब जितने भी नाम हो जिनके नाम के साथ में गुरु और सिंह लगता है, जैसे मैं बात करूं आपसे, गुरु नल कुमार सिंह है, गुरु और सिंह जिनके नाम के आगे लगे, गुरु नल सिंह किससे जुड़े हुए, मणिपुरी से। अच्छा, मैं आपसे पूछूं गुरु अमली सिंह किससे जुड़े हुए हैं, तो आपने एक बार याद कर लिया ना, गुरु और सिंह किससे हैं, मणिपुरी से हैं। तो हमेशा याद रख लें कौन कौन से, गुरु विपिन सिंह, गुरु नल कुमार सिंह और गुरु आपके कौन से साथी बोलेंगे, अमली सिंह। तो गुरु किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं मणिपुरी से। अच्छा, अब आइए, जैसे कि बहनें कितनी है, ये बहनें कितनी है एक बार बताएं, कितनी बहनें, संख्या में 4। तो एक नाम आता है चारू माथुर, इसको भी नोट करो। तो 4 से चारू, चारू माथुर, और 4 क्या है, बहनों है, तो बहनों से याद रख लो बीनो। क्या बोलेंगे, बहनों से याद रखेंगे बीनो। एल बिनो देवी किस नृत्य से संबंधित हैं, तो मणिपुरी से। तो कलाकारों के नाम साथी आपसे कभी भी पूछे गलती नहीं करनी है। 4 चारू माथुर, बहन बिनो देवी। फिर आता है मेहता नाम, मेहता मतलब निर्मला मेहता और सविता मेहता का संबंध किससे है, निर्मला मेहता और सविता मेहता का संबंध किससे है, तो मेहता रूट वर्ड इज ऑल्सो फॉर मणिपुरी। गलती नहीं करेंगे, कोई परेशानी तो नहीं। आगे आएंगे, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं। जो छऊ डांस होता है,
कल का क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि छऊ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया, बोलेंगे भैया। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में आपका छऊ को कब शामिल किया गया। तो जो छऊ है ये है कहाँ का, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है। तो छऊ की 3 शैली होती हैं, 3 तरह के छऊ इंडिया में होते हैं। और छऊ कल मैंने आपको बताया था यूनेस्को में, साथी यूनेस्को की जो ICH है उसमें 2010 में शामिल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बोर्ड पर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। 3 छऊ होते हैं। एक तो साथी होता है सरायकेला छऊ। कौन सा छऊ होता है, सरायकेला छऊ। एक होता है दोस्त आपका मयूरभंज छऊ, क्या बोलेंगे, मयूरभंज छऊ। और एक आपका तीसरा छऊ आप बताएंगे क्या होगा, तीसरा होता है भैया पुरुलिया छऊ। क्या बोलेंगे, पुरुलिया छऊ है तीसरा। ये 3 छऊ हैं, तीनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे, सरायकेला छऊ किस राज्य में आयोजित होता है, तो क्या बोलेंगे, सरायकेला लिख दिया मैंने, सरायकेला, सरायकेला। तो राय देने वाले लोग कितने होते हैं, राय देने वाले तो भैया 1000 लोग होते हैं। 1000 से झारखंड, झार 1000 लोग राय देने वाले। मयूरभंज, मयूर किसको बोलते हैं, मोर को। मोर क्या करेगा भाई, उड़ जाएगा। उड़ीसा में बनता मयूरभंज छऊ। और पुरुलिया मतलब पूरा लिया, क्या ले लिया भैया, पूरा। ये है पश्चिम बंगाल। क्या बोलेंगे, पश्चिम बंगाल का। कोई बंगला खरीदेगा, अगर बंगाल को हम हमेशा बोलते हैं बंगला, अगर कोई बंगला खरीदेगा तो पूरा ही तो बंगला लेगा भाई, या अधूरा बंगला खरीदेगा कोई, भैया पूरा बंगला खरीदेगा। तो छऊ कितने होते हैं, 3 होते हैं। और छऊ को ही साथी हम क्या बोलते हैं, अर्ध शास्त्रीय नृत्य, यानी सेमी क्लासिकल डांस इसको कहा जाता है। कौन कहता है इसको सेमी क्लासिकल डांस, क्या बोलेंगे, इसको भैया सेमी क्लासिकल डांस कहा जाता है। और इसको सेमी क्लासिकल डांस कौन कहता है बताएंगे, तो हमारा कौन बोलता है इसको, संगीत नाटक अकादमी। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, संगीत नाटक अकादमी क्या कहती है, संगीत नाटक अकादमी क्या बोलेंगे, संगीत नाटक अकादमी बताओ किस वर्ष स्थापित हुई थी। संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्थापित हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो संगीत नाटक अकादमी कहती है कि भैया 8 क्लासिकल डांस है। क्लासिकल अर्थात शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो क्या आप बोलेंगे, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे भैया 8, हम उत्तर पेपर में दे के आएंगे। फिर भैया कहीं कहीं हमने 9 लिखा देखा है। 9 क्या होता है, 9 क्या होता है, तो हम बोलेंगे भैया ये संगीत नाटक अकादमी कहती है कि जो नवा है ना, वो नवा जो है वो आपका सेमी क्लासिकल है। तो भैया फिर पूरे 9 कौन मानता है, पूरे 9 मानता है हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो संस्कृति मंत्रालय कहता है कि भैया 9 क्लासिकल डांस है, 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या बोलेंगे, 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भैया हम पेपर में क्या लिख के आएंगे, 8। पेपर में क्या लिख के आओगे, सारे बोलो 8। लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल एग्जामिनर ने यदि कर लिया कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, तो 9, और नवा किसको माना गया है ये भी पूछ लिया, तो क्या बोलेंगे, छऊ। नवा बोल दिया तो क्या बोलेंगे, छऊ। प्रसिद्ध छऊ कलाकार बताएं कौन है, बहुत फेमस कौन से डांसर्स हैं जिन्होंने छऊ में अपनी एक पहचान बनाई। प्रसिद्ध छऊ कलाकार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो साथी मकर ध्वज दारोगा हैं, कौन बोलेंगे, मकर ध्वज दारोगा का संबंध किससे है, मकर ध्वज दारोगा का संबंध किससे है, तो बोलेंगे छऊ से है। केदारनाथ सिंह का संबंध किससे है, केदारनाथ सिंह का संबंध भैया किससे है, वो छऊ से है। तीसरा होगा साथी शुभेंदु नारायण का संबंध किससे है, शुभेंदु नारायण का संबंध किससे है। और ये जो तीनों है, तीनों को साथी, तीनों को पद्मश्री मिल चुका है। क्या मिल चुका है, तीनों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि पद्मश्री भारत में कौन से नंबर में, सीनियरिटी में कौन से नंबर पर आता है, तो क्या बोलेंगे, भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है भैया वो भारत रत्न है।
क्या बोलेंगे, वो भारत रत्न है। दूसरे नंबर पर जो इंडिया में अवार्ड है वो साथी आपका सबसे बड़ा भाई इनमें पद्म विभूषण है। क्या बोलेंगे, पद्म विभूषण है। तीसरे नंबर पर अवार्ड आता है पद्म भूषण, देखो विभूषण से कम साथी लेटर्स हैं आपके। और सबसे छोटा भाई है इसमें, सबसे छोटा भाई है कौन सा, वो पद्मश्री है। तो पद्मश्री का कौन सा मार्क हो गया आपका, कौन सा स्थान हो गया, 4th प्लेस है उसका। क्या बोलेंगे, उसका चौथा स्थान है, कभी गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे। द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्ध शास्त्रीय संगीत का संग्रह था। मतलब कौन सा वो साथी आपका गजल गायक है जिसने आपका सेमी क्लासिकल म्यूजिक दिया, द अनफॉरगेटेबल। क्या बोलेंगे, एक म्यूजिक एल्बम थी, तो किसकी है, जगजीत सिंह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भैया जो जगजीत सिंह है उनका संबंध किससे है, तो क्या बोलेंगे, ये गजल गायक हैं। कौन है, ये गजल गायक हैं। और एक बात याद रख लेना, जगजीत सिंह जी को आपका पद्म भूषण कब मिला, तो अब आप समझ गए हैं पद्म भूषण कौन से नंबर का अवार्ड है, ये तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। और पद्म भूषण इनको मिला है 2003 में। एसएससी पूछता है गाना दे करके, चिट्ठी न कोई संदेश, आगे की लाइन पूरी करो, जाने वो कौन सा देश, चिट्ठी ना कोई संदेश जहां तुम चले गए। तो ये किसका गाना है साथी, ये जगजीत सिंह जी का है। बहुत इंपॉर्टेंट गाना बनेगा, यहां से याद रखेंगे। अच्छा, कुछ प्रमुख गजल गायक अन्य बताएं, कुछ अन्य गजल गायक कौन कौन से हैं। कुछ अन्य जो गजल गायक हैं, जो विकल्प में चारों लिखे हुए हैं वो भी गजल गायक हैं। अन्य सबसे प्रमुख आता है आपका बेगम अख्तर, क्वीन ऑफ गजल, इनको बोलते हैं क्वीन ऑफ गजल। लिखना मन्ना डे का एसएससी पूछ चुका है, संबंध किससे है, गजल गायकी से है। पंकज उदास जी, क्या बोलेंगे, उदास आदमी को भी खुश कर देते थे अपनी गजल से। क्या बोलेंगे, गजल गायकी के लिए प्रसिद्ध है मन्ना डे। अभी आप इतने नाम याद रखेंगे, पंकज उदास, बेगम अख्तर। बेगम अख्तर कौन है, क्वीन ऑफ गजल गायकी, ये बात याद रखेंगे, क्वीन ऑफ गजल इनको कहा जाता है। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। दीपिका रेड्डी किसके लिए जानी जाती हैं, मणिपुरी के लिए, कुचिपुड़ी के लिए, कथक के लिए या सत्रिया के लिए। अभी मैं आपको शास्त्रीय नृत्य नहीं बता रहा हूं, कल क्रम से बताऊंगा, सारे निश्चित रहेंगे क्योंकि हम एक क्रम से सीख रहे हैं ताकि हम याद आसानी से कर पाए। तो दीपिका रेड्डी क्या बोलेंगे, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है साथी, किस स्टेट का है बताएंगे। क्या बोलेंगे, कच्ची पूड़ी कौन खाएगा भैया, आंध्र प्रदेश। हम आंध्र प्रदेश को हमेशा अंधा रूट वर्ड से याद रखते हैं, आंध्र प्रदेश का। तो कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार बता दो भैया, जैसे मैं कल आपको बताऊंगा मणिपुर का, कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिया असम का, ये कल जानेंगे, है ना, यहां पर आएंगे। तो कुचिपुड़ी जो है साथी, इसके कुछ कलाकार बोलेंगे, कुछ डांसर्स बोलें कौन कौन है। तो एक तो रूट वर्ड याद रखेंगे, कौन कौन सा, कच्ची है पूड़ी अभी, तो कच्ची है पूड़ी तो मतलब अभी रेडी नहीं है भाई, पूड़ी कच्ची है तो रेडी नहीं है, सीधी सी बात है। रेडी कब होगी, जब पक जाएगी। तो रेडी नहीं है तो कौन कौन से नाम आते हैं, एक तो साथी आपका राजा रेड्डी आएगा। राजा रेड्डी किससे जुड़े हुए हैं, आपका बोलेंगे भैया किससे, कुचिपुड़ी से। राधा रेड्डी पूछ ले, राधा रेड्डी पूछ ले। आपसे साथी पूछ ले भावना रेड्डी, क्या पूछ ले, भावना रेड्डी। आपसे पूछ ले साथी कौशल्या रेड्डी का संबंध किससे है, कौशल्या रेड्डी का संबंध किससे है, तो रेड्डी तो वैसे भी आंध्रा में होते हैं। और साथ ही आपका बोलेंगे विजया प्रसाद। भैया अगर आपने विजय हासिल कर ली तो प्रसाद में किसी को कच्ची पूड़ी मत खिलाना, ठीक है भैया, पक्की खिलाएंगे। क्योंकि अगर किसी आपने विजय प्राप्त कर ली और आप किसी को कच्ची पूड़ी खिलाओगे तो ये बात शोभा नहीं देगी भाई, आपको ये बात शोभा नहीं देगी। जीत जाओ तो कम से कम पक्की पूड़ी तो खिलाओ भैया, जीत तो जाएं। अच्छा मुझे बताओ, ये जो पूड़ी है कढ़ाई में कच्ची क्यों रह जाती है, तो बोलते हैं भैया ये अच्छे से बनाने वाली ने हले ही नहीं होगी, ये अच्छे से हली नहीं होगी। तो हलीम खान, जानते हो ना, पूड़ी बनती हुई सबने देखी होंगी, घर में पलटनी पड़ती हैं, हिलानी पड़ती हैं भाई, क्या बोलेंगे, उनको हिलाना पड़ता है। तो अभी क्या बोलेंगे, अभी इतने नाम याद रख लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं, आगे आएंगे, धीरे धीरे याद करना है। भारत ने दूसरी बार एशियन खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था, कौन सी बार भारत ने एशियन खेलों का उजागर, क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे? एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया? तो क्या बोलेंगे? बहुत सारे साथियों का उत्तर आएगा 1982। कुछ दोस्तों ने सी दे दिया, उन्होंने प्रश्न नहीं पढ़ा है ध्यान से। बच्चों ये वर्ड देखना है। दूसरी बार, पहली बार पूछे, पहली बार पूछता तब 1951 लिखते, दूसरी बार बोला तो 1982 लिखना पड़ेगा। 1982 यहाँ आ जाओ, एशियन गेम्स का खात्मा कर दो। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलो भाई, एशियन गेम्स पहली बार कब हुए? बोलेंगे सारे दोस्त, बोले एशियन गेम्स पहली बार कहाँ हुए आपका? पहली बार साथी आपका कब हुए ये बताना है पहले तो, और फिर बताना है कहाँ पर आयोजित हुए थे। बोलेंगे व्हेन एंड वेयर। मुझे बताना जब पहली बार एशियन गेम्स हुए तो उनका उद्घाटन किसने किया था? उस जो आपका साथी सेरेमनी थी उसको किसने स्टार्ट किया था? उद्घाटन किसने किया था? ये बात याद रखेंगे। बताना पहले एशियन गेम्स में भारत की रैंक क्या आई थी? भारत की रैंक क्या आई थी ये बताना है। तो क्या बोलेंगे भैया? पहली बार जब एशियन गेम्स हुए तो सबसे शुरुआत में भारत में ही हुए 1951 में। कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पहले राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने ही साथी क्या किया? इसका उद्घाटन किया था, राजेंद्र प्रसाद। भारत की रैंक क्या आई थी साथी? भारत की रैंक थी दूसरी, याद रख लेना। भारत की रैंक आई थी दूसरी, जिसमें हमने 15 गोल्ड जीते थे। और पहले एशियन गेम्स में जो पहले स्थान पर था वो साथी आपका जापान था। कितने के साथ में? 24 गोल्ड के साथ में पहली स्थिति इसकी थी। अच्छा, अब मुझे बताएं दूसरे एशियन गेम्स कब हुए? दूसरे एशियन गेम्स कब हुए? पहले तो 1951 में हुए, तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दूसरे एशियन गेम्स कब हुए? 1954 में हुए, और साथ ही मनीला में हुए। मनीला जो कहां पर पड़ता है? आपका फिलीपींस में स्थित है। क्या बोलेंगे? फिलीपींस में स्थित है। तो मुझे बताओ पहले और दूसरे एशियन गेम्स में कितने सालों का अंतर था? ये पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा। तो आप कहेंगे भैया जर्नली एशियन गेम्स में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है वो 4 इयर्स का होता है, लेकिन पहले और दूसरे में कितने वर्षों का अंतर था? ये कभी नहीं भूलना, 3 वर्षों का अंतर था। मेरे सारे साथी उत्तर देते हुए कमाल कर दोगे मेरे भाई तुम। आपसे पूछे तीसरे एशियन गेम्स कब हुए थे? तीसरे एशियन गेम्स साथी कब हुए थे? तो ये हुए थे 1958 में। 1958 में कहां पर हुए थे? ये साथी आपका टोक्यो अर्थात जापान में हुए थे। ठीक है। और भारत में दूसरे एशियन गेम्स जो हुए, भारत में सेकंड एशियन गेम्स जो हुए, जो हमारा क्वेश्चन था वो था 1982 में, 1982 में। कितने दोस्त बता सकते हैं ये कौन से नंबर के एशियाई खेल थे? तो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रीलिम्स में कि 1982 में आयोजित एशियन गेम्स कौन से क्रम के एशियन गेम्स थे? बताएंगे जी। तो क्या बोलेंगे? जो 1982 में हुए ये 9th एशियन गेम्स थे, 9वें एशियन गेम्स थे, जिनका साथी मैस्कॉट यानी कि शुभंकर जो था, जिनका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर जो था आपका, वो अप्पू हाथी था। कौन था? अप्पू हाथी भैया इनका शुभंकर था। क्या आप मुझे बता सकते हैं 1982 के एशियन गेम्स में भारत की स्थिति क्या थी? यहां पर जो भारत की रैंक आई वो याद रखेंगे, भारत की रैंक आई भैया, भारत की रैंक आई थी यहां पर 5वीं। क्या बोलेंगे? भारत की रैंक आई थी 5वीं, ये बात याद रखेंगे। भारत की रैंक कितनी आई थी? 5वीं रैंक आई थी। अभी साथी 2023 में कौन से एशियन गेम्स हुए थे? बताएंगे। हाल ही में करंट अफेयर्स पर आ जाते हैं। 2023 में जो एशियन गेम्स हुए आपका, ये साथी बताएंगे कौन से क्रम के एशियन गेम्स थे। तो क्या कहेंगे आप? कौन से क्रम के थे ये आपको बताना, ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैं बोलूंगा इसमें जो पहला स्थान आया वो किसका आया? पहला स्थान आया साथी आपका किसका? चीन का आया। भारत की रैंक कितनी रही? बताएंगे। भारत की रैंक, ये मेरा फिर से प्रश्न है, भारत की रैंक क्या आई थी इस बार के एशियन गेम्स में? बोलेंगे भाई फटाफट से, भारत की रैंक क्या थी? बहुत गजब कई साथियों ने उत्तर दिया। कुछ बता रहे हैं 5 5 5। अरे 5वें कैसे हो जाएंगे जब 1982 में ही 9वें हुए भाई?
1982 में ही नवे हुए। तो भारत की रैंक बताएं। बहुत खूबसूरत उत्तर आते हुए भारत की रैंक आई है साथी इसमें चौथी। और भारत के जो साथी मेडल्स हैं, कितने मेडल्स जीते भारत ने? मेडल्स जीते हमने यहाँ पर 107, यानी पहली बार हम 100 पार हुए, जिसमें हमारे 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और साथ ही 41 क्या थे? हमारे ब्रॉन्ज थे। क्या थे? 41 हमारे ब्रॉन्ज थे। 28 और फिर 10 38 और 3 41, इस तरह मिलाकर के कुल रैंक हमारी बनती है 4th। मुझे बताओ यहाँ पर जो साथी ध्वज शुरू हुआ हमारा, फ्लैग जब स्टार्टिंग हुई तो ध्वज जो लेके चला है, क्या बोलेंगे? ध्वज शुरुआत में किसके हाथ में था? शुरुआती जो ध्वज वाहक रहे वो कौन कौन रहे? तो इसमें आपका पहला नाम तो आता है हरमनप्रीत सिंह का, जो हॉकी की खिलाड़ी हैं। तो हरमनप्रीत का संबंध किससे है? हॉकी से है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी। और इनके साथ में कौन थे दोस्त? दूसरे थे हरमनप्रीत सिंह के साथ में आपका लवलीना बोरगोहेन थी। कौन थी? लवलीना बोरगोहेन। ये किससे संबंध है? इनका कौन सा गेम है भैया? इनका बॉक्सिंग है। जब साथी आपका समापन हो गया गेम्स का, तो ध्वज समापन पर लेकर कौन चला? जो आपका एंडिंग में सेरेमनी हुई तो कौन लेकर के चला आपका? तो क्या बोलेंगे? PR श्रीजेश। PR श्रीजेश का संबंध किस गेम से है? तो ये भी हॉकी से है। PR श्रीजेश का संबंध किससे है साथी? आपका हॉकी से है। ये करंट का अपडेट रहा, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? फुटबॉल विश्व कप पहली बार कब हुआ? 1934 में, 1928, 1932 या फिर 1930 में हुआ? तो फुटबॉल विश्व कप पहली बार हुआ 1930 में साथी। और इसका जो आयोजन हुआ था, जो इसको होस्ट किया था, वो किया था इसको उरुग्वे कंट्री ने। उरुग्वे की राजधानी जरा बताओ मुझे? मॉन्टेवीडियो है। क्या है? मॉन्टेवीडियो है। इसमें जो साथी विजेता रहा वो उरुग्वे ही रहा। क्या बोलेंगे? उरुग्वे ही रहा। और उपविजेता कौन था पहले विश्व कप में? विजेता को हमेशा याद रख लेना, उपविजेता बेशक भूल जाना। क्या बोलेंगे? अर्जेंटीना। आपसे पूछे 1934 में क्या हुआ था? ये सेकंड वर्ल्ड कप हुआ था। सेकंड वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था आपका? 1934 में। और ये हुआ था इटली में। और जीता भी किसने? इटली ने ही जीता था। जीता भी किसने? पहला उरुग्वे ने जीता, दूसरा इटली। 1934 इटली ने जीता। मुझे बताओ फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है, इसको कौन सी संस्था कराती है? कौन है जो शीर्ष संस्था है फुटबॉल के लिए? तो साथी फिर आता है फीफा का नाम। क्या बोलेंगे? फीफा, जिसकी साथी स्थापना कब हुई ये आपको पता होना चाहिए। तो फीफा की स्थापना हुई भैया 1904 में। कहाँ पर हुई थी स्थापना? वो पेरिस फ्रांस में हुई। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे ज्यूरिख भैया, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे पूछेगा फीफा ने जो आधिकारिक रूप से ओलंपिक में कब शामिल हुआ? फीफा बोलेंगे आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल। तो क्या वर्ष आएगा? 1908 आएगा। 1908 में शामिल हुआ, 1908 में। मुझे बताओ सबसे ज्यादा बार फुटबॉल विश्व कप किसने जीता है? कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप को जीता है? FWC मतलब फुटबॉल वर्ल्ड कप को जीता है। कौन सा देश है? तो आप कहेंगे भैया वो ब्राजील है। कितनी बार भैया जीता है? 5 बार ब्राजील ने जीता है। कितनी बार? 5 बार जीता है। अच्छा, 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ ये किसने जीता था? 2022 F फॉर फुटबॉल, W फॉर वर्ल्ड और C फॉर कप। 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। किसने? अर्जेंटीना ने जीता। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था साथी? आयोजन इसका हुआ था आपका कहाँ पर? कतर में। कहाँ पर आयोजन इसका हुआ था? कतर, दोहा आपको पता होना चाहिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताना 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजन होगा?
कहां पर आयोजित होगा? 2026 का जो साथी फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, वो कहां पर आयोजित होगा? तो 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कनाडा, मैक्सिको और यूएसए को चुना गया है। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए को चुना गया है किसके लिए? 2026 के लिए। ठीक है, क्या बता दिया? फीफा की स्थापना 1904 पेरिस फ्रांस में हुई साथी आपका। इसका जो साथी हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड आप चुनेंगे। 1908 में ये ओलंपिक में आधिकारिक रूप से शामिल हुआ। पहली बार जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ वो 1930 में हुआ, उरुग्वे में हुआ। जीता कौन? उरुग्वे। दूसरा जो हुआ साथी वो आपका इटली में हुआ, 1934 में हुआ। 2022 का दोहा में हुआ। कहां पर हुआ? दोहा में हुआ आपका, कतर में। कौन जीता भैया? इसको अर्जेंटीना जीता था। हराया किसको था अर्जेंटीना ने? ये अगर आप नहीं जानते तो पता होना चाहिए कि फ्रांस को हराया था। किसको? फ्रांस को हराया था। किसको हराया था? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। आगे आएंगे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, जो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स थे, कॉमनवेल्थ मतलब वो सभी देश जो ब्रिटेन का उपनिवेश रहे, जिन पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने प्रत्यक्ष या परोक्ष, अगर हम बोले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूल किया था ब्रिटेन ने, तो उन सब का मिलाकर के राष्ट्रमंडल खेल खेले जाते हैं। तो पहली बार कब हुए? 1926, 1930, 1920 या 1922? पहली बार 1930 में हुए। और कहां पर हुए थे साथी? हैमिल्टन, कनाडा में हुए। क्या बोलेंगे? हैमिल्टन, कनाडा में हुए। कहां पर हुए थे दोस्त? हैमिल्टन, कनाडा में हुए थे, ये बात याद रखेंगे। 1934 में साथी सेकंड हुए। और दूसरे जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे, अगर आपसे कभी पूछे तो आप बोलेंगे सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स भैया लंदन में हुए। क्या बोलेंगे? लंदन में हुए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा आयोजन जो इसका हुआ है, सबसे ज्यादा आयोजन यानी कि सबसे ज्यादा बार कॉमनवेल्थ गेम्स किस कंट्री में खेले गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में 5 बार हुआ है। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में भैया 5 बार ये गेम्स हुए हैं। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। और इसको ही 100 वर्ष की खुशी पर 2030 में भी कहां पर गेम होंगे? 2030 में भी 100 वर्षों को सेलिब्रेट किया जाएगा। 2030 में हैमिल्टन में ही होंगे। कहां होंगे? 2030 में 100 साल हो जाएंगे तो भी हैमिल्टन में ही होंगे। अच्छा मुझे बताओ साथी, आज तक भारत में हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स या नहीं हुए हैं? भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे बोलेंगे? भारत में अगर मैं राष्ट्रमंडल खेलों की बात करूं, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूं, तो क्या बोलेंगे भैया? भारत में कब हुए? तो आप बोलेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में 2010 में हुए। सिर्फ एक बार हुए हैं, नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। इतनी बात जाननी है। अच्छा अभी अगर मैं बात करूं 2022 में जो हुए थे, वो साथी आपका 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स थे। क्या बोलते हैं इनको? CWGF। 22वें, आप समझ गए होंगे। 22वें जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, इनमें मुझे बताएं आप कि भारत की रैंक क्या थी? भारत की स्थिति क्या थी बताएंगे? भारत की रैंक क्या रही थी पिछले वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो भारत की रैंक रही थी 4th, यानी हमारे को लाए थे 61 मेडल्स। 61 मेडल हमने जीते, जिसमें साथी हमारा क्या था? 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। क्या थे? 23 ब्रॉन्ज थे। इस तरह से हमने मेडल जीते थे। 22, 10, 32, 6, 38, 10, 48, 10, 58 और 3, 61। ठीक है, कितने? 61 मेडल हमने जीते। 22 साथी गोल्ड रहे हमारे, 16 सिल्वर रहे और 23 ब्रॉन्ज रहे। भारत की रैंक रही 4th। बहुत सारे साथी मेरे लिख रहे हैं बहुत गजब तरीके से, 4th। नई ऊर्जा, नई पहचान। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? पूनम सूरी, एंडी मारिनो, दमन सिंह या फिर राघव बहल के द्वारा? या फिर राघव बहल के द्वारा? क्या बोलेंगे? पूनम सूरी, एंडी मैरिनो? तो आप कहेंगे भैया एंडी मैरिनो के द्वारा, जो एक ब्रिटिश लेखिका हैं। कैसी हैं? जो साथी आपका एक ब्रिटिश लेखिका हैं। क्या बोलेंगे? एक ब्रिटिश लेखिका हैं, इन्होंने लिखी है आपका नरेंद्र मोदी के लिए। दमन सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक है 9x9। 9x9 के लेखक कौन है? दमन सिंह हैं। ठीक है, और राघव बहल की पुस्तक है इंडिया 2020 के लिए, सॉरी इंडिया 2050 के लिए। क्या बोलेंगे?
इंडिया 2050 के लिए एक विजन पेश किया गया, सुपर सेंचुरी। ठीक है, भारत की आज़ादी के लगभग 100 सालों के बाद में भारत की स्थिति को लेकर के राघव बहल। मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक कौन कौन सी हैं, नरेंद्र मोदी की कौन कौन सी पुस्तक हैं जो चर्चित हैं? नरेंद्र मोदी बताएंगे पुस्तकें कौन कौन सी चर्चित हैं। तो एग्जाम में पूछी जाती है, एक तो साथी एग्जाम वॉरियर्स, क्या बोलेंगे? एग्जाम वॉरियर्स आपका, एक साथी आपका साक्षी भाव, क्या बोलेंगे? साक्षी भाव पुस्तक किसकी है? एक दोस्त आपका ज्योति पुंज पुस्तक किसकी है? ज्योति पुंज पुस्तक किसकी है? एक साथी आपका लेटर्स टू मदर, क्या बोलेंगे? लेटर्स टू मदर का, लेटर्स टू मदर पुस्तक का संबंध किससे है? एक साथी आपका अबोर्ड ऑफ लव, क्या बोलेंगे? अबोर्ड ऑफ लव किसकी है आपका? और साथ ही आपका सोशल हार्मोनी, क्या बोलेंगे? सोशल हार्मोनी बुक किसकी है? ये मोदी जी की पुस्तकें हैं। सोशल हार्मोनी पूछे, इसमें बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट, और एग्जाम वॉरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, आपको हमेशा पता होनी चाहिए। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, आप लोग जानते ही हैं। जैसे वर्तमान परिदृश्य में हम बात करें, भारत में 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान, यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनियन यानी कि जो संघ शब्द है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? आज हम सोर्स पढ़ने वाले हैं सारे कि संविधान में जो भी हमने चीजें ली, जो नाम लिए, जो प्रक्रियाएं हमने ली, आज उनका खात्मा हम कर देंगे। तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आपका कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा आंसर आएगा साथी आपका कनाडा, क्या बोलेंगे? कनाडा। और कनाडा से हमने क्या लिया? संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, क्या बोलेंगे? संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम को हमने कहां से लिया? फेडरल सिस्टम को। और साथ ही अवशिष्ट जो शक्तियां हैं यानी रेजिडुअरी पावर्स जो हमने ली, सॉरी, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स हमने कहां से ली हैं? क्या बोलेंगे भैया? एक तो हमने क्या बोला मैंने आपसे कि फेडरल सिस्टम को कहां से लिया है हमने? तो आपका कनाडा से। और रेजिडुअरी पावर्स को हमने कहां से लिया है? रेजिडुअरी पावर्स को हमने साथी कहां से लिया है? ये हमने लिया है आपका कनाडा से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे साथी। मुझे बताएं अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? क्या बोलेंगे? यूएसए के क्या क्या सोर्स हैं? यूएसए से हमने कौन कौन से सोर्स लिए हैं? यूएसए से हमने लिया है साथी आपका एक तो न्यायिक पुनर्वलोकन को, न्यायिक पुनर्वलोकन को, क्या बोलेंगे? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। एक बार थम्स अप करना, अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लेते हैं ना भाई, जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन, ये तुम्हारे लिए नई चीज हो सकती है, तो ऐसे कठिन शब्दों को मैं हमेशा आपके लिए लिखूंगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जैसे कोई नाम आएगा तो रमेश को तो लिख लोगे ना अंग्रेजी में, रमेश, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या बोलेंगे? न्यायिक पुनर्विलोकन को हमने लिया है यहाँ से। मौलिक अधिकार, अपने अधिकारों की बात दुनिया में कौन सबसे ज्यादा करता है भैया? वो अमेरिका करता है। फंडामेंटल राइट, क्या बोलेंगे भैया? करते तो सभी हैं। फंडामेंटल राइट्स को हमने साथी कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति के पद को हमने कहां से लिया है? वाइस प्रेसिडेंट को, क्या बोलेंगे भैया? वाइस प्रेसिडेंट को हमने कहां से लिया है? तो आप बोलेंगे अमेरिका से लिया है। एक राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। क्या बोलेंगे भैया? इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, क्या बोलेंगे? इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, ये हमने साथी कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है, इम्पीचमेंट ऑन। और एक हमने लिया है यहां से स्वतंत्र न्यायपालिका को, किसको? स्वतंत्र न्यायपालिका को। स्वतंत्र न्यायपालिका समझते हैं, क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलेंगे जुडिशियल, आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हमने कहां से लिया है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हमने कहां से लिया है? तो ये अमेरिका से। तो ये अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकार से और न्यायिक पुनर्विलोकन और साथ ही आपका इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या बोलेंगे जी? आगे आते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। ठीक है, पहले हम सोर्स जानेंगे, फिर हम आर्टिकल्स की तरफ चलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे साथी आपका अनुच्छेद 1 से लेकर के, जिस दिन हम अनुच्छेद शुरू कर देंगे तो अनुच्छेद 1 से ले जाकर के 395 पर रुकेंगे धीरे धीरे।
तो क्या बोलेंगे, नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, तो भैया आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड से, क्या बोलेंगे, आयरलैंड से हमने इनको लिया है, कभी भी गलती नहीं करनी। यूके, ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है साथी बताएंगे, यहां से हमने लिया है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता बोले सिंगल सिटीजनशिप, यानी हम एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। अगर किसी और देश की नागरिकता हमने ग्रहण कर ली तो हम अपने देश की नागरिकता क्या कर देंगे भैया, खो देंगे। तो एकल नागरिकता आपसे कभी पूछे, पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछे, संसदीय प्रणाली पूछे, संसदीय प्रणाली को हमने साथी कहां से लिया है, तो आप कहेंगे भैया हमने यूके से लिया है। यूएसए में आपको अभी बता चुका। अब आयरलैंड की बात कर लें। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति निर्वाचन की जो विधि है कि कैसे राष्ट्रपति को चुना जाएगा, वो एकल संक्रमणीय मत क्या है उसको समझाऊंगा एक दिन। राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि, और साथ ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं, कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा में हमारे जो साथी सदस्य हैं वो टोटल आपका 250, उसमें से कितने सदस्य राष्ट्रपति भेजते हैं, तो बोलेंगे राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा है, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, उसमें जो 12 सदस्य होते हैं, वो शब्द पर गौर करना, नामित होते हैं। नामित मतलब नॉमिनेटेड, इलेक्टेड नहीं होते, नॉमिनेटेड। 12 सदस्य जो विशेष पहचान रखते हैं किसी न किसी क्षेत्र में, यानी आप देश में एमपी बन सकते हो बिना कोई चुनाव जीते, और राष्ट्रपति साहब यदि आपको भेज दें, ठीक है, 12 सदस्यों में से आप एक हो सकते हैं, ठीक है। जापान से अगर मैं बात करूं साथी, जापान से हम देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या बोलेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि ऐसा एक प्रोसेस, या आप लिख सकते हैं प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्या बोलेंगे, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जैसे हमारे देश में कानून होते हैं, जैसे सीआरपीसी है, पुलिस का कानून है, क्या बोलेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो किससे लिया है, हमने जापान से लिया है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी एक जोड़ा सही नहीं है। कुछ साथी को मैं देख पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, कमेंट बहुत तेज है, नाम साथी नहीं पढ़ पाऊंगा 40 दिन किसी का, किसी पर नजर चली जाए तो बात अलग है, बाकी आप उत्तर के अलावा कोई और बात मत करना। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप या तो अतिरिक्त बातें कर लें, या तो आप अपना नाम बुलवाने के चक्कर में रहें, या सिर्फ फोकस करें क्लास पर। एक प्रॉमिस ये भी आपसे चाहूंगा कि भैया 40 दिन में क्लास के अलावा कुछ और अतिरिक्त बातों में आंसर के अलावा ध्यान नहीं लगाऊंगा। थम्स अप कर दे भैया, मेरा ध्यान कभी भी नाम बुलवाने पर नहीं रहेगा, और ना मैं साथी बोलने वाला हूं, यानी आप अपनी ऊर्जा बेवजह ही खर्च करेंगे। तो राइट्स मैंने बताए, मौलिक अधिकार क्या बोलेंगे भैया, ये यूएसए से, ठीक है। अभी मैंने बताया डीपीएसपी हमने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। मुझे बताओ आयरलैंड के किस अनुच्छेद से, डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के किस अनुच्छेद से लिया है, यानी कि उनका भी तो एक संविधान होगा, जब वहां से लिए तो वहां भी तो लिखे गए होंगे, और जब वहां पर लिखे गए होंगे साथी तो वहां के किस आर्टिकल में लिखे हुए हैं, तो उनका अनुच्छेद है 45। क्या बोलेंगे, आर्टिकल 45 से हमने लिया, उनके आर्टिकल 45 में लिखे हुए हैं। हमारे यहाँ किस आर्टिकल में है डीपीएसपी, हमारे यहाँ आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, ये बताएंगे हम आपको आगे चल के। अवशिष्ट शक्तियां, जो रेजिडरी पावर्स हैं साथी, ये मैंने कहां से बताया था आपको भैया, ये रेजिडरी पावर्स हमने कनाडा से लिए हैं। कहां से लिए हैं, कनाडा से ली हैं, ठीक है। आपातकालीन इमरजेंसी में क्या होगा, इमरजेंसी, देश में जो इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352, 356, 352, 356 और 360, इनकी हम बात करेंगे क्या उनमें होगा आगे चल के। आपातकालीन शक्ति हमने जर्मनी से ली है, और जर्मनी का संविधान, उसका क्या नाम है साथी, जर्मनी के संविधान का नाम है वीमर, जिसको हम कई बार वाइमर भी लिखते हैं, ठीक है। कई पुस्तकों में इसका नाम आपको वाइमर लिखा मिलेगा। तो जर्मनी के संविधान का क्या नाम है, वीमर है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची जो है, कॉन्करेंट लिस्ट, क्या होती है, देखो कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, जिनको हम बोलते हैं आपका संघ सूची,
ठीक है, सेंट्रल लिस्ट। एक होती है जिन पर कानून राज्य बनाता है, उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं, जैसे शिक्षा संबंधी कानून हो गए, उन पर आपका साथी अगर बात करें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। यानी जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना पाए, ऐसे विषय हैं आपके समवर्ती सूची में। तो ये समवर्ती सूची को हमने कहां से लिया? ग्रेट ब्रिटेन से। ब्रिटेन में आपको बता चुका, सिंगल सिटीजनशिप और आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर पीएम का पद भी पूछूं तो वो भी संसद में आता, तो ग्रेट ब्रिटेन। यूएसए से हमने कहीं इसका जिक्र किया, कनाडा में आपको बता चुका, तो क्या बोलेंगे भैया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने इसको लिया है। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया। क्या और कुछ हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से? एक बार बताएं, क्या बोलेंगे भैया? जो हमारा प्रस्तावना है उसकी भाषा को, संविधान की जो प्रियम्बल है, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा शायद एक दो दिन बाद ही, पूरी प्रियम्बल शायद कल ही, प्रस्तावना की भाषा यानी कि जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है साथी, उसको हमने कहाँ से लिया है? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। एक साथी संयुक्त बैठक, मुझे बताइए ज्वाइंट मीटिंग को किस अनुच्छेद में बताया गया है? संयुक्त बैठक यानी कि आपका जो ज्वाइंट मीटिंग है वो साथी हमने कहाँ से ली है? उसको भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। ये आर्टिकल 108 में है। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 108 में। यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी बात को लेकर के एक मत नहीं है, सहमत नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? उनको इकट्ठा बिठा लेते हैं, कि लोकसभा के लोग भी आ जाओ, तुम 550 लोग भी आ जाओ, तुम 250 लोग भी आ जाओ, इकट्ठे बैठ जाओ, अब इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट मीटिंग। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है हमने। अच्छा मुझे बताओ, संविधान संशोधन को हमने किस देश से लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने किस देश से लिया है? जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। इसको बोलते हैं हम, आर्टिकल 368 में है। ये आर्टिकल 368 में है कि संविधान में हमको कुछ भी बदलना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है साथी, ये हमने किस देश से लिया है? तो क्या बोलेंगे? ये हमने लिए हैं साउथ अफ्रीका से। क्या बोलेंगे भैया? सब कुछ ले लिया बाहर से, बहुत कुछ। इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आप इस देश के नागरिक हैं, कुछ कर्तव्य आपके भी होंगे, पर्यावरण को लेकर के, लोगों की सोच को लेकर के, अपने बच्चों को पढ़ाने को लेकर के, यहाँ की जो प्रकृति, पर्यावरण आदि की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के जो प्रतीक हैं, चाहे वो हमारा राष्ट्र ध्वज है, चाहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लेकर के भी आपके कुछ कर्तव्य होंगे। तो किसी देश के नागरिक के क्या कर्तव्य होंगे? बेशक से वो उसको निभाए या ना निभाए, वो उसकी बात अलग है, लेकिन कहते हैं कि एक देश के कर्तव्य को, इनका देश के नागरिक को, इसका जो सिटीजन ऑफ एनी कंट्री बोलेंगे, किसी भी देश का जो नागरिक है उसको उसके देश के जो मौलिक कर्तव्य उनको पालन करना चाहिए। तो कर्तव्य किसने निभाया अपना हमारे देश के साथ में? हमारा दोस्त कौन है? हमारा दोस्त रूस। तो रूस के संविधान से हमने इनको लिया है। कहां से लिया है? रूस के संविधान से हमने इनको लिया है। मुझे बताओ साथी, मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अभी एक तो नाम लिया था मैंने, मौलिक अधिकार, वो फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक कर्तव्य हैं। ये साथी कब जोड़े गए आपका? तो क्या बोलेंगे भैया? जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, सीए फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में एक संशोधन हुआ, और 42वें संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में से कुछ हटा देना या कभी कुछ जोड़ देना। यही क्या है? यही संशोधन है। तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी तब? तो क्या बोलेंगे? 10 आपका, तब साथी आपका 10 क्या थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। क्या बोलेंगे? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज तब जोड़ी गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारी? तो मुझे बताओ, 11वां जो साथी आपका फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, तो वो कब जोड़ा गया? तो वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ आपका कब? 2002 में। क्या बोलेंगे? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आपका कब? 2002 में। अभी छोटी सी बात जानिए, तो क्या बोलेंगे? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। एक कॉमन बात हुई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसमें कौन थे सदस्य, कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा जी, रूस के संविधान से हमने और क्या लिया है? पंचवर्षीय योजनाएं,
इकोनॉमिक्स में कल मैंने आपको बताया पंचवर्षीय योजनाएं हमने किस देश से ली हैं, यानी जो हमारे 5 ईयर प्लान चलते थे हमारे देश में, वो 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से लिए थे? रूसी स्टालिन के बनाए हुए थे। अच्छा, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? यहाँ से साथी हमने स्वतंत्रता, क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता, आपका समता और बंधुता को लिया है। स्वतंत्रता, समता और साथी आपका बंधुता को लिया है, यानी कि लिबर्टी, आपसे कभी पूछे लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और आपका साथी फ्रेटर्निटी को कहाँ से लिया गया है? फ्रेटर्निटी को कहाँ से लिया गया है? तो क्या बोलेंगे? ये भैया हमने लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ये नारा आया था फ्रांसीसी क्रांति में। कहाँ से हमने इसको लिया है? ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से हमने इनको लिया है। और फ्रांसीसी क्रांति कब से कब तक हुई थी, ये कितने लोग बताएंगे? फ्रांसीसी क्रांति से हमने, कि फ्रांसीसी में जब फ्रांस में क्रांति हुई वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था आपका 1789 टू 1799, यहाँ से हमने जो वहाँ पर नारा दिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, उसको हमने अपने संविधान में लिया। बहुत बढ़िया, बहुत साथियों के उत्तर आए, 1789 में शुरू हुई। नीचे 2 सूची दी गई हैं साथी, ठीक है। भारतीय संविधान में जो जो चीज़ें जहाँ से ली गई हैं उसका एक मिलान करना है। ऊपर की भाषा को आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पर एक मिलान करेंगे, बोलेंगे भारत के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें? विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से लिया है? यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है? और एक साथी आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अभी मैंने आपको ये तुरंत ही बताया था। शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य द्वारा अनुदान, स्टेट ग्रांट्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये हमने कहाँ से लिया है? बोलेंगे जी। तो विधि के समक्ष जो समानता है साथी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमने इंग्लैंड से लिया। विधि का समान संरक्षण जो है साथी, ये हमने यूएसए से लिया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये मैंने आपको अभी बताया, ये हमने जापान से ली, जैसे सीआरपीसी वगैरह। और साथ ही आपका शैक्षणिक अनुसंधानों के लिए राज्य अनुदान दे, ये प्रक्रिया हमने ये डीपीएसपी के द्वारा, क्या बोलेंगे, जैसे डीपीएसपी लिए हमने आयरलैंड से, उसी तरह से लिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी इसका? बोलेंगे क्या मिलान हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम। अब सोर्सेज खत्म हो गए हमारे। अब सोर्सेज से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में आपसे पूछे और आप ना करें। बस जरूरत होनी चाहिए आपको कि हाँ मुझे मेहनत करनी है। वो जरूरत क्या है वो आपको पता होना चाहिए, आपके घर की हो या कोई और जरूरत हो। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी, यानी कि हमने अनाज को, ग्रेन को कब स्टार्ट किया? क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे? न्योलिथिक एज में, मीजोलिथिक एज में, या पैलियोलिथिक एज में, या फिर देखो पुरापाषाण काल में साथी हमने आग की खोज की थी। क्या किसकी खोज की थी? आग की खोज की थी। और आग की खोज के बाद ही मनुष्य ने क्या किया? जंगलों को जलाया, साफ किया। ठीक है, ऐसे पत्थर मार रहे होंगे, छिक छिक छिक, भाग गया होगा आदि मानव। जैसे ही पहली चिंगारी जली होगी, तुम सोचो पहला आदि मानव दौड़ के कहाँ पहुंचा होगा। तो आग की खोज हुई, उसके बाद में ही साथी न्योलिथिक एज में, नवपाषाण काल में पहिया और खाने की चीजें आदि, मनुष्य मतलब अपने विकास की तरफ गया। यानी व्हील को और मैं बोलूं ग्रेन्स को हमने नवपाषाण काल में खोजा था। इमेजिन करके देखो, आदि मानव ने पहली बार जब पत्थर को मारा होगा और चिंगारी से आग लगी हुई होगी, तो वो भाग के कहाँ पहुंचा होगा? मतलब उसने कितनी तेज दौड़ लगाई होगी, सोच के देखो। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? चिंपैंजी सा वो कैसा भागा होगा। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? कल हमने कौन सी जगह पूछी थी? नवटादोली। नवटादोली कहाँ पर था साथी? एमपी में। आज पूछ रहे हैं इनाम गांव। तो यानी ये स्थल पूछे जाते हैं, खोजी गई। तो इनाम गांव क्या बोलेंगे? इनाम कौन देते थे? महाराणा जी देते थे, महाराणा। महाराष्ट्र में इनाम गांव। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। कायथा एक प्लेस है, वो कहाँ पर है? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो कायथा है एमपी में। दैमाबाद साथी कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? दायमाबाद कहाँ पर है साथी आपका? बोलेंगे कुछ जगह। मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल चिरांद कहाँ पर है? चिरांद कहाँ पर स्थित है? चौथा, आप मुझे बताएंगे सुरकोटड़ा कहाँ पर स्थित है? सुरकोटड़ा ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, कहाँ पर है? हुलास आप मुझे बताएं, हुलास एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कहाँ पर स्थित है? छठा, आप मुझे बताएं राखी गढ़ी कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? राखी गढ़ी
राखी गढ़ी कहाँ पर है, बालू कहाँ पर है साथी, बालू कहाँ पर है, सातवां आप मुझे बताएं, या यही बता दो काफी होगा, बोलो जी। कायथा कहाँ पर बताया, एमपी में। और आपसे पूछ ले दाइमाबाद कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है। चिरांद साथी कहाँ पर है, ये आपका बिहार में है। सुरकोटड़ा साथी आपका गुजरात में है, क्या बोलेंगे, गुजरात में है। गुजरात में एक और है आपका पाडरी, क्या बोलेंगे, पाडरी स्थल कहाँ पर है, वो गुजरात में है साइट, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी में है हुलास, और राखी गढ़ी और बालू कहाँ पर हैं, ये साथी आपका हरियाणा में है। कहाँ पर हैं, ये हरियाणा में है। और याद रख लेना जो ये राखी गढ़ी है, इसमें आपका दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा, करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम कहाँ पर बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है, क्या बोलेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय भैया वो राखी गढ़ी में बन रहा है। राखी गढ़ी अर्थात स्टेट भी पूछ सकता, तो आप कहेंगे भैया हरियाणा में बन रहा है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, यानी वाटर का कंजर्वेशन वो लोग करते थे बड़े टेक्निकल तरीके से, पानी को बचाते थे, ये कहाँ से मिले, यानी अब से लगभग 2000 वर्ष पहले अगर हम बात करें, ये आखिरी समय, और अगर बात करें पुराना तो 3500-4000 वर्ष पहले लोग बचा रहे थे पानी को। तो कहाँ से, कालीबंगन से। कालीबंगन कल कहाँ पर बताया, राजस्थान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, और साथ ही लोथल गुजरात में कल आपको बताया। तो धौलावीरा, धौलावीरा किस राज्य में है, गुजरात में है भैया, धौलावीरा गुजरात में है। इसकी खोज हुई थी आपका 1967 to 68, ये की गई थी जेपी जोशी के द्वारा, क्या बोलेंगे, जेपी जोशी के द्वारा। धौलावीरा से ही साथी हमको क्या मिला था, यहाँ से खेल के साक्ष्य मिले थे, क्या मिले थे, खेल के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ स्पोर्ट्स हमको कहाँ से मिले थे, खेल के साक्ष्य, यानी कि एक खेल स्टेडियम भी आपसे पूछा जाता है, खेल स्टेडियम कहाँ पर मिला, एक स्टेडियम मिला है आपका कहाँ पर, वो धौलावीरा में, क्या बोलेंगे, धौलावीरा में मिला है, गलती नहीं करनी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल कौन सा है, भारत को स्वतंत्रता मिली, जी हाँ ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का उत्खनित प्रथम साइट कौन सा है, क्या रोपड़ है, कालीबंगन है, बनवाली है, या फिर लोथल है, तो क्या बोलेंगे भैया रोपड़। कहाँ पर है ये, 1950 में, अगर मैं रोपड़ की बात करूं 1950 में खोजा गया, जिसका आधुनिक नाम है रूपनगर। स्टेट आप बताएं कि रोपड़ किस राज्य में स्थित है, आधुनिक नाम है इसका साथी आपका, क्या बोलेंगे, रूपनगर। और कहाँ पर स्थित है ये, पंजाब में स्थित है। और रोपड़ साथी किस नदी के किनारे है, ये सतलज रिवर के किनारे है, किसके, सतलज रिवर के किनारे है, ये बात याद रख लेना। अगर मैं बात करूं 1950 में जब इसकी खोज हुई, तो इसके जो खोजकर्ता थे वो बीबी लाल थे, कौन थे, खोजकर्ता इसके साथी बीबी लाल हैं, किसके, आपका रोपड़ के बीबी लाल। देखो इन वर्षों में कई बार अंतर मिलता है एनसीईआरटी की किताबों में, अन्य में, टीचर्स के मटेरियल में, क्योंकि इस पे दावे अलग अलग है। उत्खननकर्ता जो निश्चित तिथि है उस पर कभी एग्जामिनर भी ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये जटिल प्रश्नों में से एक है। कालीबंगन की अगर हम बात करते हैं 1953 में खोजा गया है। मुझे बताओ कालीबंगन कहाँ पर है भैया, राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में है। कालीबंगन की जो खोज की वो की अमलानंद घोष ने, क्या, अमलानंद घोष ने, अमलानंद नाम याद रख लो बस। बनावली कहाँ पर है साथी, हरियाणा में है, और ये 1974 में खोजा गया। R.S. बिष्ट इसके खोजकर्ता थे, R.S. बिष्ट ने यहाँ पर इसकी खोज की थी। और लोथल कहाँ पर है साथी, ये अभी मैंने बताया, ये गुजरात में है 1953 में, और आपका राव जी ने इसकी खोज की थी। कौन, राव जी ने इसकी खोज की थी, ये बात याद रखेंगे। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, 1950 स्वतंत्रता, यानी 1947 के बाद में सबसे पहला। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, बताएंगे जी। हड़प्पा संस्कृति की जो बस्ती हैं इसमें साथी आपका क्या बोलेंगे, हड़प्पा ये किस नदी के किनारे है, कालीबंगन। लोथल किस नदी के किनारे है, और रोपड़। रोपड़ अभी आपको बताया गया, उत्तर देंगे दोस्त। तो हड़प्पा का मिलान किससे कर दें, रावी से। और हड़प्पा याद रख लेना साथी, जो हड़प्पा है वो सबसे पहले खोजा गया है।
आपसे पूछूं हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में IVC4 इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला नगर है। हड़प्पा की जो 1921 में साथी खोज हुई थी, और किसने की थी ये 1921 में खोज? दयाराम साहनी ने की थी। और किस नदी के किनारे ये खोजा गया था दयाराम साहनी जी द्वारा? तो आप कहेंगे भैया रावी नदी के किनारे खोजा गया। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे साथी राजस्थान में है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है, और रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखेंगे, बताएंगे उत्तर क्या होगा। तो ये तो हो गया साथी आपका क्या पहला स्थल है। ये क्या है? ये IVC का खोजा गया पहला स्थल है। दूसरा स्थल कौन सा है? 1922 का सिंधु रिवर के किनारे, इंडस रिवर के किनारे साथी आपका मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो की जो खोज की 1922 में, वो RD बनर्जी ने की। राखल दास बनर्जी ने 1922 में क्या किया था? आपका मोहनजोदड़ो को खोजा था। तो दूसरा शहर भी पता होना चाहिए, पहला भी किस नदी के किनारे हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखेंगे जी, 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4, यानी ऑप्शन ए एकदम से ठीक हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? बोलेंगे जी, कर्क रेखा क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TOC। कर्क रेखा को ही हम क्या कहते हैं? TOC। पहले तो मुझे बताएं TOC कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? TOC कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्य हैं भैया? राज्यों की संख्या है आपकी 8 राज्य। कल भी मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री लाइन को कहते हैं, बताएंगे जी। कर्क रेखा कितने डिग्री लाइन को कहते हैं? तो ग्लोब पर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अंशांश है, कल साथी मैंने आपको बताया ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री लाइन है, इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है, और 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजर रही है, जिस पर आपका प्यारा देश भारत स्थित है। ठीक है, तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, कैसे याद करेंगे? 8 राज्य बोलते हैं मित्र पर गमछा झार। क्या बोलेंगे? मित्र पर बहुत पुरानी ट्रिक है, सदियों पुरानी। मित्र पर गमछा झार क्या बोलेगा जी? मी से बनता है भैया मिजोरम। क्या बनता है? मिजोरम बनता है। त्रै से बनता है दोस्त आपका त्रिपुरा। क्या बोलेंगे? त्रिपुरा बनता है। और पै से बनता है साथी आपका पश्चिम बंगाल। क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल। रै से साथी बनता है आपका राजस्थान। क्या बोलेंगे? राजस्थान। गै से साथी आपका बनता है, क्या बोलेंगे? गुजरात। मै से साथी आपका बनता है मध्य प्रदेश। मै से क्या बनेगा? मध्य प्रदेश बनता है। छा से बनता है साथी आपका छत्तीसगढ़। क्या बोलेंगे? छा से बनता है छत्तीसगढ़। और झार से बनता है झारखंड। क्या बोलेंगे? झारखंड। तो कितने राज्य हुए टोटल? 8 राज्य हुए। कोई दिक्कत? यानी अब सोचो, मित्र पर गमछा झार त्रिपुरा से गुजरेगी, जी हाँ। मिजोरम से गुजरती है, सबसे पहला आ गया उधर से। मणिपुर का कहीं नाम आया क्या? पश्चिम बंगाल आया। तो सारे दोस्तों ने बोला होगा 1 2 का 4। क्या बोलेंगे? 1 2 का 4। अब आते हैं TOC बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा का दूसरा नाम बताओ। कर्क रेखा का साथी दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसी को बोलते हैं हम, कर्क रेखा को उत्तरी रेखा। क्या बोलेंगे? इसी को उत्तरी रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर कौन से हैं, बताएं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नियरेस्ट कौन से सिटी हैं? कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर कौन से हैं? ग्लोब सबसे नज़दीकी शहर। ग्लोब खरीदने के पैसे शायद नहीं हो कई साथियों के पास, लेकिन हाथ से मैप बनाया कि नहीं बनाया? कागज पे चिपकाया, दीवार पे अपने सामने टेबल पर चिपकाया साथी? होना चाहिए हर स्टूडेंट के। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर तो क्या बोलेंगे भैया? यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं कि भारत में यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो इस लाइन के सबसे पास में कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? रांची सबसे पास में है। क्या बोलेंगे? रांची हो गया आपका। और एक रांची और एक जबलपुर। रांची कहाँ का साथी? रांची है आपका कहाँ का? झारखंड का। अच्छा भैया, ये कितने डिग्री पर है रांची? ये 23 डिग्री 11 मिनट पर है। जबलपुर की बात करें MP में, ये 23 डिग्री 11 मिनट पर है। जबलपुर कहाँ पर है? MP में। MP में। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? वो भी जबलपुर में ही है। मध्य प्रदेश का साथी जो हाई कोर्ट है,
हाई कोर्ट है। हर राज्य का हाई कोर्ट जरूरी नहीं है उसकी कैपिटल में हो, जैसे यूपी का लखनऊ में नहीं है, यूपी का कहाँ, इलाहाबाद में। उन्हीं को एग्जाम में ज़्यादा पूछता है जिसका उसके क्या बोलेंगे भैया, आपका कहाँ पर स्थित नहीं है, उसकी कैपिटल में स्थित नहीं है, वो ज़्यादा पूछा जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ से, ये फोटो भी आप ले सकते हैं। देखो इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ लेता आपसे दोस्त, बड़े ध्यान से देखना मेरी बात को। अगर मैं कहूँ ये पूछ लेता है इधर क्या है, कौन सी दिशा है, ये तो मैंने कल आपको बताया भैया इधर तो नॉर्थ है, ब्लैक पेन लेते हैं, इधर नॉर्थ है दोस्त, इतना तो जानते हैं, समझ गए भैया, रीजनिंग में भी करते हैं। ये साउथ है, इधर क्या है, ये ईस्ट है, और ये क्या है दोस्त आपका वेस्ट है। तो कई बार तो ये पूछ लेता कर्क रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा, 3-4 स्टेट लिख देगा आपका, या पूछ लेगा पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा। कर देंगे ना, एक बार थम्स अप करें, एक बार थम्स अप करके बताएं। ठीक है भैया, कर्क रेखा पर दूरी, हाँ वो ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है। मान के चलो अब कर्क रेखा से नजदीक पूछ ले और एक शहर दे दे आपको तेलंगाना का, ठीक है, या मान के चलो एक शहर दे दे तमिलनाडु का, तो सबसे दूर कौन हो जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है फिर तमिलनाडु का शहर उससे दूर हो जाएगा, है ना। तब तो सोचना ही नहीं है, तब तो बौद्धिक तरीके से उत्तर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक है। ये तो ही बात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। अब हम बात कर रहे हैं क्लोजेस्ट टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो वो भारत में कहाँ से गुजरता है, जानते हैं इस बात को, इसको मैप से बता देते हैं। ठीक है, कर्क रेखा तो सारे जान चुके जी भैया। अगर मैं आपको डिग्री बताऊं, कल साथी मैंने क्या डिग्री बताई थी, बोलना यहाँ कौन सा डिग्री आएगा भैया, 8 डिग्री 4 मिनट आपने यहाँ बताया था। यहाँ आपने भैया बताया था 37 डिग्री और 6 मिनट बताया था दोस्त जी भैया। यहाँ आपने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट आपका, और यहाँ भैया आपने बताया था आपका, बोलो फटाफट से कितना, 97 डिग्री 25 मिनट जी भैया। यहाँ आपने ये बता दिया, यही बताया था 68 60 97 25 जी भैया। तो मुझे बताओ भारतीय जो मानक समय रेखा है, यानी कि भारतीय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय रेखा उस कितने डिग्री से गुजरती है, मानक समय रेखा ये कितने डिग्री से होकर के गुजरती है। तो क्या बोलेंगे भैया, ये गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट से। अब दोस्त मुझे बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाना बस, 82.5 डिग्री पूर्वी किधर होगा, तो भैया ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये 68 से लेकर के 97 है, 68 से 97 है। तो मुझे बताओ 82.5 कहाँ पर गुजरेगी, इसका बीच कहाँ पर होगा, लगभग 80 किसके पास आएगा, 68 के पास कि 97 के पास, तो कहाँ से होकर के गुजर जाती है, तो यहाँ पर ब्लैक हमको लेना होगा। तो क्या बोलेंगे भैया, ये गुजरती है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में ये साथी आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। तो ये जो लाइन है आपकी, ये 82.5 डिग्री की होगी। ठीक है, तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है। भारतीय मानक समय रेखा जैसे कर्क रेखा आपने बताई, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो ये साथी आपका लाइन है, ये कितने राज्यों से, कितने स्टेट से होकर के गुजरेगी, बताएं जी फटाफट से, कितने स्टेट से होकर के गुजरेगी। तो आप बोलेंगे भैया 5 स्टेट से होकर के गुजरती है, और वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं, यूपी में छत उड़ी आंधी में, क्या बोलेंगे, यूपी में छत उड़ी, कहाँ पर आपका, आंधी में। भैया मध्य प्रदेश में नहीं उड़ेगी भाई, उड़ तो कहीं भी जाएगी, तुम उड़ा दो ना। यूपी मतलब पहला स्टेट यूपी, एम से साथी आपका MP, CH से छत्तीसगढ़, U से साथी आपका उड़ीसा हो गया, और आंधी से हो गया आपका आंध्र प्रदेश। क्या बोलोगे, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो इतनी बात समझे। अच्छा भैया, मुझे तो एक और क्वेश्चन बन गया मेरे दिमाग में, तो कि भैया ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी, यानी जो 23.5 डिग्री से गुजरती है भारत में, और ये जो भैया आपका, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, बताओ यस और नो। तो क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन क्या बनेगा कि कर्क रेखा और IST एक दूसरे को कहां पर कट करती हैं, क्या बोलोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साथ ही आपका IST की जो भारतीय समय याम्योत्तर लाइन है, एक दूसरे को कट कहां पर करेंगी, एक दूसरे को कहां काटेंगी, क्या बोलेंगे, एक दूसरे को कहां
कहाँ काटेंगी? तो ये कहाँ पर काटती हैं आपका साथी याद रख लेना, भैंसा मुंडा में काटती हैं। भैंसा मुंडा कहाँ पर है? ये सूरजपुर जिले में एक स्थित जगह है आपका, जो कहाँ पर है भैया? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो एक दूसरे को ये सूरजपुर जिले में काटती हैं, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गांव है भैंसा मुंडा, और वहां पर बाकायदा साथी आप कभी जाएंगे, साथी बहुत सारे जानते भी होंगे। क्वेश्चन पर वापस आते हैं। कौन सा एक स्थान है जो भारतीय मानक समय यमयुत्तर के सबसे नजदीक है? यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो किस में बात करते हैं दोस्त हम? मिर्जापुर हमारा आंसर हो जाएगा। यूपी का कौन सा स्थल है जहां से भारतीय समय को लिया गया है? वो मिर्जापुर से लिया गया है। तो भैंसा मुंडा जब आप जाएंगे ना, उस गांव में मैप बना हुआ बाकायदा दिखा रखा है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, पत्थर गड़ा हुआ है वहां पर, तो वहां दिखा रखा है सब कुछ। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज है। निम्न में से कौन एक राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? भारत की 7 सिस्टर्स हम किनको बोलते हैं? तो भैया 7 बहनें, उनका एक भैया। तो कौन सा है वो भैया बताओ जरा? मेघालय है क्या? मेघालय 7 बहनों में है? जी हाँ। अरुणाचल प्रदेश है? जी हाँ। असम है? सिक्किम क्या है? सिक्किम तो भैया भाई है, ये 7 बहनों का भाई। किस राज्य को 7 सिस्टर्स का ब्रदर कहा जाता है? 7 बहनों का भाई है ये। क्या है? 7 बहनों का भाई है। तो 3 तो ये हो गए, और कौन कौन से बचे? मैप में देखें एक बार, 7 सिस्टर्स से क्या मतलब है? देखो, भारत का ये जो हिस्सा है ना साथी, ये वाला, ये जो छोटे छोटे आपका स्टेट हैं, क्योंकि इन सब की आप देखोगे ना भौगोलिक समानताएं, यहाँ की जो आर्थिक समानताएं हैं, यहाँ की जो राजनीति है, वो सब कॉमन है। इसीलिए इन 7 को बता दिया गया 7 सिस्टर्स। क्या बोल दिया गया? इधर जो 7 हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के, इनको बोलते हैं 7 बहनें। क्या बोलते हैं? लेकिन सिक्किम नहीं है। सिक्किम कौन है? इनका भाई है। तो क्या बोलेंगे? मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, और कौन कौन से भैया? एक मणिपुर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? एक भैया मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। क्या बोलेंगे? नागालैंड हो जाएगा आपका, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। ये मैप आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। त्रिपुरा हो गया आपका। जब तक मैप भारत का, यार कम से कम आप इस देश में पैदा हुए हैं तो आपको भारत के राज्यों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। तैयारी नहीं करते तब भी होना चाहिए था। अच्छा जी, ये 7 बहनें नाम किसने रखा था? 7 बहनें नाम किसी ने तो रखा होगा। 7 बहनें नाम ये 1972 में रखा गया, और ये रखा गया साथी आपका ज्योति प्रसाद सेकिया के द्वारा। क्या बोलेंगे? ज्योति प्रसाद सेकिया के द्वारा, एक आपका राजनेता ज्योति प्रसाद सेकिया के द्वारा ये नाम रखा गया, याद रख लेना। अगर मैं पूछूं इन 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 7 राज्यों में 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? सबसे बड़ा जो एरिया है वो अरुणाचल का है। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा एरिया वो अरुणाचल का है, और सबसे छोटा जो है साथी, सबसे छोटा जो है वो, क्या बोलेंगे? सबसे छोटा एरिया अगर आपसे पूछ ले तो हम बोलेंगे भैया वो त्रिपुरा का है। किसका? त्रिपुरा का। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो पूछता ही है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो तो मैं आपको कराऊंगा ही। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? निम्नलिखित राज्यों में से कौन द्विभाषी राज्य नहीं है? यानी जिसमें 2 लैंग्वेज नहीं बोली जाती, सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है। नागालैंड में अगर मैं बात करूं बोली जाती है क्या? आप बोलेंगे जी भैया, कोन्याक और अंगामी और अंग्रेजी। क्या बोलोगे? कोन्याक भाषा कहाँ की है? अंगामी भाषा का, अंगामी जो लैंग्वेज है, और साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज, ये कहाँ पर बोली जाती हैं? ये भैया पहचान है नागालैंड की। सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गोरखा और अंग्रेजी दोनों बोली जाती हैं। गोरखा और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोली जाती हैं आपका सिक्किम में। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं, देखो थोड़ा शब्द गलत लिखा हुआ, कर्नाटक होता है। तो कर्नाटक में क्या होगा साथी? सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा है, कन्नड़। क्या बोलेंगे? कन्नड़। द्विभाषी नहीं है यहाँ पर, अन्य भाषाएं नहीं है, अन्य भाषाएं नहीं है। त्रिपुरा की साथी अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका कोक बोरोक, ना जाने कितनी बार एसएससी ने पूछा है, कोक बोरोक दिवस और कोक बोरोक भाषा का संबंध किससे है? और त्रिपुरा में, क्योंकि ये 3 तरफ से बंगाल से घिरा है, तो बंगाली भाषा भी यहाँ पर बोली जाती है। कोक बोरोक भाषा भारत के किस राज्य की है? तो क्या बोलेंगे? त्रिपुरा की है भैया। ठीक है, त्रिपुरा की है। आगे आएंगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है।
ये स्टेटमेंट क्या सही है? बोलेंगे। मैं कहूँगा नहीं जी। भारत, अगर मैं बात भी करता जनसंख्या में लिखा होता या ये भी लिखा होता दूसरा बड़ा देश है, तो मैं मान लेता कि जनसंख्या में सेकंड पर हैं हम चाइना के बाद में, और साथ ही क्षेत्रफल में हम कौन से पर हैं? क्षेत्रफल में हम 7वें पर हैं। रूस, आपका कनाडा, चाइना, अमेरिका, क्या बोलते हैं उसको, ब्राजील, और फिर साथ ही आपका ऑस्ट्रेलिया के बाद में क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल में हम 7वें पर आते हैं, 7वां स्थान है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। जी भैया, भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत आपका घेरता है? 2.4%। और भारत का क्षेत्रफल बताइए कितना है? भारत का साथी जो अपने प्यारे देश भारत का एरिया कितना है? क्या बोलेंगे? एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, यानी पूरी दुनिया का ये 2.4% है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अंशांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये थोड़ी जटिल सी परिभाषा हो गई, इसको ऐसे समझना, इसीलिए मैं जोर दे रहा था इतने दिन से आपसे कि आपको छोटी छोटी चीज़ों की समझ होगी। तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है भारत में? ऊपर आपका कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये भारत का अंशांशीय विस्तार है। जी हाँ, इसको यदि मैं बीच से काटूं तो यानी कि दोनों का एवरेज निकालोगे, गणित आप जानते होंगे, तो 37 और 8 क्या 45, और 6 और 4 10, यानी लगभग 46। और 46 का आधा कितना होता है? 46 का आधा कितना होगा? तो कर्क रेखा भैया 23.5 पर ही तो है, तो हम कह सकते हैं जी भैया बीच से गुजरती है। क्या बोलेंगे? बीच से गुजरती है। भारत पूरी तरह से आपका साथी ट्रॉपिकल रीजन में है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, ये बात गलत हो जाएगी। याद रख लेना, भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय नहीं है, भारत उष्ण और उपोष्ण यानी कि साथी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जोन में आता है। भारत के कौन कौन से जोन हैं बताएं? क्या बोलेंगे? ये इसने गलत लिख दिया। भारत आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण और उपोष्ण, उष्ण और उपोष्ण जोन दोनों आएंगे। उष्ण और उपोष्ण जोन दोनों में आता है, कटिबंध में आता है। तो क्या पूछा था, कौन से सही हैं? तो क्या आंसर आएगा? 2 और 3। 2 और 3 भैया ठीक है, 2 और 3 ठीक है, दोनों गलत हो गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई फटाफट से, आगे आएंगे भैया। वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में, दोस्त वो उसका नाम ही सूरजपुर जिला है, सरगुजा जिसको हम बोलते हैं। आगे आएंगे। किस पंचवर्षीय योजना ने ज्यादा तेज, धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया है? बोलेंगे फटाफट से उत्तर देंगे। क्या बोलेंगे? 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं, 10वीं या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना थी? पंचवर्षीय योजनाओं का काल याद है भैया? पहले मैं आपसे पूछ लूँ एक बार, पंचवर्षीय योजना याद है? तो आप बोलेंगे जी भैया 1951, 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर गैप आ गया आपका 69, 74, 74 से 78, फिर गैप आ गया 80 से 85, 85 से 90, फिर गैप आ गया 99, 97। यही याद किया? ऐसे नहीं करना है, याद करना बस गैप कौन से हैं और फिर क्रम से बोलते चले जाओ। गैप रखना है याद, ठीक है? गैप याद रखने हैं, उन सब की जरूरत पड़ेगी हमें जो कल सिखाया। तो क्या बोलेंगे? किस पंचवर्षीय योजना में साथी आपका सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान दिया गया? फास्टर, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ज्यादा तेज, धारणीय और समावेशी समृद्धि। वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका काल कितना था? 2012 से 17 चलनी थी। क्या ये अपना कार्य पूरा कर पाई थी साथी? काल पूरा कर पाई थी? आप कहेंगे नहीं। इसका जो मॉडल है वो सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था, सी रंगराजन। इसमें जो साथी लक्ष्य था, ग्रोथ रेट तो हमने बना लिया था, इसमें लक्ष्य था 8.2% का, लेकिन हमने प्राप्त क्या कर लिया था इस टारगेट को कि इतनी ग्रोथ हम अपने देश को देंगे, नहीं, 6.8% का। ठीक है, क्या बोलेंगे? 6.8% का। 12वीं पंचवर्षीय योजना से ही प्रश्न आता है, कौन सी 5 ईयर प्लान है, FYP 5 ईयर प्लान है, जो समय से पूर्व बंद कर दिया गया? क्योंकि समय से पूर्व किस वर्ष में बंद कर दी गई बताएं जरा? समय से पूर्व बंद का मतलब है कि चलनी तो थी 2017 तक, लेकिन क्या 2017 तक चल पाई थी? जी नहीं, 2015 में ही इसको एंड कर दिया गया था, 2015 में ही इसको एंड कर दिया गया, ये याद रख लेंगे। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या टारगेट था? 90% फैमिलीज को, 90% परिवारों को साथी आपका किससे? बैंकिंग से जोड़ना था। क्या बोलेंगे? बैंकिंग सेवाओं से, बैंकिंग सर्विसेज से, बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ना था। ठीक है, जो अचीव नहीं कर पाए थे। आगे
अनवरत योजना भारत में लागू की गई थी, जिसको हम बोलते अनवरत स्कीम, ये भारत में कब लागू की गई थी? तो अनवरत स्कीम देश में लागू हुई साथी 1 अप्रैल 1978 को। क्या बोलेंगे? 1 अप्रैल 1978 को लागू हुई। इसी को साथी हम कहते हैं आपका रोलिंग प्लान। क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान इसी को कहा जाता है। और रोलिंग प्लान के साथ साथ इसी को हम बोलते हैं कि ये किसके द्वारा, क्या बोलेंगे, किसके द्वारा बनाया गया? इसको गुन्नार मिर्डल के द्वारा बनाया गया। गुरनाल मिर्डल की बुक कितने दोस्त बता सकते हैं? गुरनाल मिर्डल द्वारा इसको साथी क्या किया गया? पारित कराया गया। तो गुरनाल मिर्डल का नाम इससे जुड़ा हुआ है। आपसे कोई पूछे अनवरत योजना के दौरान ही आपका ट्राइसेम योजना आई थी। ट्राइसेम योजना देश में कब पारित हुई? एक साथी आपका 18 से जो 35 वर्ष के बीच के एडल्ट थे, 18 से 35 वर्ष के बीच के जो युवा थे, उनके तकनीकी कौशल की बात किस में की गई थी? तो अनवरत योजना में। यानी कि उनके साथी, सोकल लिख देता मैं अभी कौशल को, क्या बोलेंगे? तकनीकी कौशल की बात की गई, यानी कि उनके टेक्निक्स और स्किल्स की बात किस में की गई थी? ये अनवरत योजना में। तो अनवरत योजना कब शुरू हुई? 1978 से 1900, आपका ये गैप था साथी आपका 1978 से लेकर के 80 तक का एक गैप आपको याद रखना है। एक गैप था हमारा 1966 से 69 तक का, और एक गैप था हमारा सारी योजनाओं में 1990 से 92 तक का। ये 3 गैप हैं, बाकी सब लगातार हैं। गैप याद रखेंगे 3। थम्सअप आप लोगों के चाहिए होंगे। जी भैया, ये तीनों हम याद रखेंगे। गुरनाल मिर्डल की बुक है एशियन ड्रामा, बहुत सारे साथियों ने लिखा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग को गठन किया गया था? यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, कब ये साथी आपका फॉर्म्ड किया गया था? ठीक है, खादी एवं ग्रामो उद्योग के लिए जो एक्ट आया था साथी 1956 में। इसका जो हेडक्वार्टर था खादी एवं ग्रामोद्योग का, वो था साथी आपका मुंबई में। एक तो ये बात याद रख लेना, इसका मुंबई में था। ठीक है, 1957 में इसका क्रियान्वयन किया गया। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? याद रख लेना, सेकंड 5 ईयर प्लान था। पहला 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? 1951 से 56। तो दूसरा कब से कब तक था? 1956 से साथी आपका 61 के बीच था, 61 के बीच था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर गौर दिया गया था? एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, औद्योगिकीकरण पर साथी आपका, इंडस्ट्रीज पर। क्या बोलेंगे भैया? एक तो इंडस्ट्रीज पर बहुत गौर दिया गया यहाँ पर, और एक आपका साथी सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया, यानी पब्लिक सेक्टर पर भी बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र पर भी बल दिया गया, अर्थात पब्लिक सेक्टर पर भी बल दिया गया। ये किसमें साथी आपका? दूसरे में बल दिया गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, तो कौन सी प्रमुख इंडस्ट्रीज बताई? बोलेंगे भी फटाफट से, कौन सी प्रमुख इंडस्ट्रीज बनाई गई? यहां पर साथी याद रख लेना, यहां पर इंडस्ट्रीज के नाम आते हैं। एक तो राउरकेला। राउरकेला इंडस्ट्री कहां पर स्थित है? उड़ीसा, उड़ीसा। क्या बोलेंगे? राउरकेला, उड़ीसा, उड़ीसा। क्या बोलेंगे? उड़ीसा। और उड़ता कौन है दोस्त? जिसके पास आ जाती है मनी। ये जर्मनी की मदद से तैयार हुआ 1959 में। भलाई, क्या बोलेंगे? एक है भिलाई संयंत्र बना हमारा। भिलाई कहाँ पर स्थित है आपका? छत्तीसगढ़ में। भिलाई कब होगी? जब छत्तीस बिरादरी एक जैसी सोच की हो जाएंगी, एक दूसरे के भले के बारे में सोचेंगी, और किसी से रूसना नहीं है, तभी तो भलाई कर पाओगे किसी की। जी भैया, तभी तो भलाई होगी। और तीसरा कौन सा था? वो था साथी आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर साथी कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। किसकी मदद से? ब्रिटेन की मदद से 1962 में। ठीक है, इसका क्रियान्वयन हुआ था 61 में, लगभग ये तैयार हो गया था। तो दुर्गापुर को बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, और नीचे दिए गए कूट में से अपने सही उत्तर का चयन करें। देखो, देश में जितने भी 5 ईयर प्लान आए, वो किसी ना किसी से प्रेरित थे, यानी किसी ना किसी पर वो निर्भर थे। तो पहला 5 ईयर प्लान किस पर था? हेराल्ड डोमर पर। ठीक है, टाइम आपको पता होना चाहिए पहले का कितना है, बार बार नहीं बताऊंगा। दूसरा किस पर था? भारत के सांख्यिकी विद एक आपका महालनोबिस पर। तीसरा साथी आपका किस पर था? एस चक्रवर्ती मॉडल पर। और चौथा किस पर था? आपका अशोका रुद्र मॉडल पर। कितने साथी सहमत हैं कि इसका उत्तर यही होगा? यानी कि आपका 2, 4, 1, 3, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? जी भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं, जो 5वां 5 ईयर प्लान था,
पांचवा 5 ईयर प्लान था वो किस पर आधारित था? डीपी धर मॉडल पर। क्या बोलेंगे? डीपी धर मॉडल पर आधारित था, यानी कि दुर्गा प्रसाद धर पर। मैं आपसे पूछूं छठा 5 ईयर प्लान किस पर आधारित था? डीटी लकड़वाला समिति पर। क्या बोलेंगे? डीटी लकड़वाला समिति पर। और साथ ही आपसे पूछे 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना ये किसके मॉडल पर थी? सी रंगराजन के मॉडल पर आधारित थी। 11वीं 12वीं सी रंगराजन, छठा डीटी लकड़वाला, पांचवा साथी डीपी धर, चौथा आपसे पूछ ले क्या बोलेंगे भैया? अशोक रुद्र मॉडल था, तीसरा एस चक्रवर्ती, और पहला दूसरा आप जानते ही हैं सब लोग। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? गरीबी हटाओ। पांचवी, छठवीं, चौथी या फिर सातवीं थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो क्या बोलेंगे भैया? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। 5th 5 ईयर प्लान था, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका काल चला 1974 से 1978। 1978 में क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि यहां पर साथी आपका आ गया था मोरारजी देसाई जी की सरकार। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ गई थी और मोरारजी देसाई ने क्या कर दिया? इसको रद्द कर दिया था। क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। यही पांचवी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला, यानी 20 फॉर्मूला प्रोग्राम इसको बोलते हैं। 20 फॉर्मूला प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम देश के विकास के लिए। एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्या बोलेंगे? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी कि आपका साथी अगर बात करें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अर्थात आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं MNP, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, आपका कब चला? एक साथी आपका काम के बदले अनाज, क्या बोलेंगे? काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज प्रोग्राम, यानी कि आपका इसको बोलते हैं फूड फॉर वर्क। क्या बोलेंगे? फूड फॉर, क्या बोलेंगे जी? फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज प्रोग्राम कब चला? अच्छा, कितने दोस्त बताएंगे कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 थी वो सफल रही थी या नहीं? यस और नो? क्या बोलेंगे भैया? इसमें लक्ष्य रखा गया था आपका कि ग्रोथ रेट आएगी देश की 4.4%, और जो प्राप्ति हुई थी इसमें, क्या बोलेंगे? इसमें जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 4.8% की। तो लक्ष्य हमने हासिल कर लिया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे ध्वनि की प्रबलता का किसमें मापन होगा? आवृत्ति को किसमें मापा जाएगा? फ्रीक्वेंसी को तो दोस्त आपका हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? हर्ट्ज में। ध्वनि कितनी प्रबल है? डीजे की आवाज 100 डेसिबल पर डीजे की आवाज है, वो क्या बताता है? आपका साथी ध्वनि की प्रबलता को बताता है। वेग किसमें नापता है? आपका मीटर पर सेकंड में। क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड में। और तरंग धैर्य को किसमें नापते हैं? हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं आपका 10⁻⁻10 मीटर। तो ऐसे उसको मापा जाता है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। त्वरण का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक क्या होगा? और आवेग का मात्रक क्या होगा? बताएंगे भाई फटाफट से। तो त्वरण का मात्रक क्या होगा साथी? आपका त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक होता है साथी न्यूटन। और किसी बल को, जैसे टेंट गाड़ते समय कोई हथौड़ा लगाता है, तो बल को किसी एक समय के लिए लगाया जाता है, वही आवेग है। तो बल न्यूटन और किसी समय अर्थात सेकंड। और कार्य को हम मापते हैं वर्क डन को किसमें? जूल में। तो क्या बनेगा साथी बताएंगे? इस तरह के मिलान में मैं कई बार गड़बड़ भी कर देता हूं, देख लेना। क्या बोलेंगे? मतलब मुझे ऐसा लगता कौन सा कहाँ गया। बताओ जी। 4 4 3 4 3 1 2। पुराने छात्र इस बात को जानते होंगे कि भैया हाँ, इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है। 4 3 1 2 सही हो जाएगा। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग, स्वर्णकार मतलब जो गोल्ड का काम करते हैं, उनके पास आने वाला जो एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया जिसको हम बोलते हैं साथी अम्लराज। गाँव में आते हैं, ऐसे ही आपने देखा होगा, आंटी जी अपनी सोने की चीज साफ करवा लो। और आंटी ने बोला पगली तू चोर है। बोला आंटी जी ऐसे साफ करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उनको चमका दूंगा। बोली चाची बोली क्या पैसे लेगा उसको चमकाने के? तो उसने बोला जी फ्री में। हम तो ऐसे समझो सोशल सर्विस कर रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है जो दे दो। तो आंटी भी ले आई अपनी सोने का हार,
नौलखा हार, ले भैया ऐसे चमका दें। उनके पास क्या होता है, एक्वारेजिया होता है, अम्लराज होता है, वो उसमें उसको डालते हैं तो ऊपर वाली परत उतर जाती है, आंटी की चीज एकदम चमकदार और आंटी बहुत खुश। आंटी को ये नहीं पता ये अम्लराज जो होता है ये एयू अर्थात गोल्ड अर्थात सोने को भी गला देता है, इवन प्लेटिनम जैसी कठोर चीजों को भी, प्लेटिनम जैसी कठोर चीजों को भी ये क्या कर देता है, गला देता है। तो वो तो ले गया अपने साथ में गला के, आंटी खुश हो रही है कि चीज चमक गई है, उन्हें नहीं पता चीज सच में साफ हो गई है, थोड़ी साफ नहीं हुई, ज्यादा साफ हो गई है। तो किन दो चीजों से बनता है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से बनेगा क्या, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथी। देखो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। तो इनको ऐसे याद रख लेना, HCl में क्या है, एक, तो एक इधर ले आना, HNO3 में क्या है, 3 इधर ले आना, तो 1:3 में इनको बांटा जाता है, यानी 25% तो HNO3 होता है और 75% उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पर मिलता है, हमारे स्टोमक में, जो खाना पचाने का काम करता है, ये यहाँ पर भी पाया जाता है। और HNO3 का इस्तेमाल किस में होता है, विस्फोटक बनाने में, किसमें, विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। दूध का औसत पीएच मान क्या होता है, कल हमने पीएच स्केल बताया, एच सोरेनसन ने खोज की, आपका 0 से 14 के बीच होता है। बताओ जी भैया, तो पीएच वैल्यू कितनी होगी दूध की, पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी दूध की, फटाफट से सारे दोस्त बोलेंगे। दूध एसिडिक होता है कि बेस होता है, ये भी बताना होगा, तो वो बता देंगे, जब वैल्यू पता होगी तभी तो भैया बता पाएंगे। तो दूध होता है 6.6 पर, यानी कि दूध जो अगर हम बात करते हैं, कभी भी पीएच वैल्यू साथी फिक्स नहीं होती, वो बात है कि किस टेम्परेचर पर उसको मापा जा रहा है। याद मुझे बताना, अगर कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पीएच वैल्यू जो है साथी वो घट जाएगी, ये बात याद रख लेना। पीएच वैल्यू डाउन आ जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटेगा तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये बात याद रखेंगे। एक तो कुछ पीएच वैल्यू है साथी, आपका HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो शून्य के निकट होती है, 0 के नजदीक होती है। क्या बोलेंगे, शून्य के नजदीक किसकी पीएच वैल्यू होती है, वो साथी आपका किसकी होती है, एसिडिक होता है, HCl, इसीलिए बोलते हैं उसको एसिड। नींबू की पीएच वैल्यू जो होगी वो 2.2 से 2.4। अब एग्जाम में आ गया 2.3, तो वो चुनना है, ये फिक्स नहीं होती, नियर बाई होती है। नींबू हो गया। कॉफी की पीएच वैल्यू कितनी होती है, कॉफी की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 4.5 से 5.5 के बीच में होती है। शुद्ध जल बताओ, क्या बोलेंगे, शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्या बोलेंगे, उदासीन हो जाएगा। आपसे पूछे ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, क्षारीय होता है 7.4। आपको टीयर की पीएच वैल्यू पूछ ले आंसू की तो 7.4। समुद्री जल की पूछ ले, सी वाटर, ये भी एसिडिक होता है, भारी होता है, समुद्री जल होता है 8.4। और NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, वो 14 होती है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की पीएच वैल्यू कितनी होती है भैया, 14 होती है, हमेशा याद रखना है। साइनोकोबाल्मीन है, साइनोकोबाल्मीन क्या होता है बताएंगे एक बार। विटामिन सी होता है, विटामिन B2 होता है, या फिर विटामिन B12 होता है, या B6 होता है। तो विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मीन कहते हैं, साइनोकोबाल्मीन। B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, क्या बोलते हैं, बोलेंगे भी फटाफट से, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। B2 को क्या कहते हैं, कितने दोस्त बताएंगे, B2 को हम क्या कहते हैं, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन, क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन इसको हम कहते हैं। और सी को क्या कहते हैं, अभी सी की बात नहीं करते, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं हालांकि उसको। मुझे बताओ जो विटामिन बी है वो उसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, और बी में कितने होते हैं टोटल ये बता दो। बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, तो आप बोलेंगे 8 विटामिन होते हैं, जिसमें से B1 क्या है, इसको बोलते हैं थाइमीन, क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं थाइमीन। B2 हो गया साथी आपका राइबोफ्लोविन। B3 होता है साथी आपका नाइसिन, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, नाइसिन होता है। विटामिन आपका B6 हो गया, B5 पेंटा होता है, उसको छोड़ दीजिए, वो नहीं पूछा जाता। B7 होता है आपका साथी बायोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटीन, जिसकी कमी से बाल गिर जाते हैं, इसी को हम विटामिन H कहते हैं, विटामिन H कहते हैं। और B9 को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड, क्या बोलते हैं, B9 को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। तो क्या बोलेंगे, 9 होता है भैया, 8 नहीं होता है, 7 होता है आपका, 6 होता है, 5 होता है आपका, 3 होता है, 4 नहीं होता, B1 होता है, B2 होता है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी हम बेसिक्स जान रहे हैं बायोलॉजी के, फिर हम स्ट्रक्चर पर चल देंगे, सेल्स के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। फिर थाइमीन कौन सा है भैया? अभी बताया मैंने, विटामिन B1 है। क्या बोलेंगे? विटामिन B1 है, और थाइमीन की कमी से होता है बैरी बैरी रोग। जी हाँ, B4 बैरी। आपका विटामिन डी किसकी वजह से हो? ये क्या करता है? हड्डियों को कमजोर कर देता है, हड्डियों को कमजोर कर देता है, इसलिए कहते हैं धूप में बैठना जरूरी है। विटामिन के की वजह से क्या होता है आपका? क्या आपका स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन आता है? नहीं जी, बांझपन हमेशा आएगा विटामिन ई की कमी से। किसकी वजह से? विटामिन ई की कमी से आती है बांझपन, स्टेरिलिटी। नियासिन, नियासिन कौन सा होता है बताएंगे? नियासिन अभी मैंने आपको बताया B3 होता है, और उसकी वजह से पेलाग्रा रोग होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा मुझे बताओ, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी वजह से होता है कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाता है। बी से थाइमीन होता है। विटामिन सी से साथी आपका स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। विटामिन डी आपको बता दिया, ई आपको बता दिया। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से होता है रक्तस्राव। रक्तस्राव बोले तो साथी आपका सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग। सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग किसकी वजह से होती है आपका? तो विटामिन के की वजह से। कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से आती है आपको? क्या बोलो? कलर नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलेंगे, सॉरी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से आती है साथी आपका? तो विटामिन ए की वजह से आती है। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखी गई है? नेचुरोपैथी, ठीक है, नेचुरल तरीके से इलाज के लिए पूर्वोत्तर भारत में कहाँ पर अस्पताल बनाया गया? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ पर स्थित है साथी आपका? असम में। और जो भारत के कहाँ पर केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है बताएंगे? उन्होंने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है जी? सर्वानंद सोनोवाल हैं। क्या बोलेंगे जी? सर्वानंद सोनोवाल ने क्या किया इसका? सर्वानंद सोनोवाल ने इसको उद्घाटन किया। इसका क्या किया है उन्होंने? उद्घाटन किया। कहाँ पर है डिब्रूगढ़ साथी बताएं एक बार? असम में स्थित है। असम के मुझे आप सीएम बता सकते हैं कौन है? असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है जी। कौन है भैया? हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल कौन है असम के बताएंगे? यहाँ के गवर्नर कौन है? क्या बोलेंगे भैया आपका? सॉरी, बाबू गुलाब, क्या बोलेंगे? गुलाब चंद कटारिया हैं। कौन है जी? गुलाब चंद कटारिया हैं। असम की साथी राजधानी क्या है बताएंगे? असम की जो कैपिटल है साथी वो क्या है? असम की कैपिटल क्या है भैया? दिसपुर है असम की कैपिटल। और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं। कौन से संघ के? भारत का कौन सा राज्य का मुख्यमंत्री है जो बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष भी है? तो भारतीय बैडमिंटन संघ के साथी अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम में मुझे आप बताओ साथी, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें सारे पूर्वोत्तर भारत से अलग सीटें हैं। बाकी सब में तो एक एक दो दो हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका सीटें अलग हैं। राज्यसभा में सीटें हैं साथी आपका 7, लोकसभा में 14, और विधानसभा में सीटें हैं 126 सीट। और पूर्वोत्तर के राज्यों की सीट अगर पूछता है कभी भी, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? वो बनता है आपका लोकसभा या राज्यसभा से। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में? देखो, भारत के लिए सबसे पहला तिहरा शतक वीरेंद्र सहवाग ने लगाया, ये आपको पता होना चाहिए। 309 और 319 रन है। वीरेंद्र सहवाग के अलावा दूसरे भारतीय कौन थे, बता सकते हैं आप? वीरेंद्र सहवाग तो पहले हैं, वीरेंद्र सहवाग तो पहले हैं जिन्होंने पहला तिहरा शतक लगाया। वीरेंद्र सहवाग हैं साथी आपका, सहवाज नहीं। दूसरा थे आपके करुण नायर। कौन है? करुण नायर, जिन्होंने एक आपका शतक तिहरा लगा रखा है। लेकिन अभी प्रथम श्रेणी में साथी तन्मय अग्रवाल बने हैं। कौन? तन्मय अग्रवाल बने हैं, जिन्होंने हैदराबाद की रणजी टीम में होते हुए, प्रथम श्रेणी मतलब रणजी में, हैदराबाद की रणजी टीम में इन्होंने 147 गेंदों पर ये शतक बनाया। और वर्सेज किसके? अरुणाचल की टीम के। किसके? अरुणाचल टीम के खिलाफ इन्होंने बनाया है। ठीक है, अरुणाचल टीम के खिलाफ।
22 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है कि बच्चों के कंधे पर अब इतना बड़ा बोझा नहीं जाएगा? किस राज्य ने? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान ने? तो एमपी की गवर्नमेंट ने साथी इसको शुरू किया है बैगलेस, यानी स्कूल में ही वो साथी आपका अब क्या करेंगे, बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। सीएम सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना, सीखो और कमाओ यानी वहाँ की स्किल को क्या बोलेंगे, स्किल को बढ़ाने के लिए आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश में ये योजना आई। सीएम कल्याणी विवाह सहायता योजना, कल्याणी विवाह सहायता योजना क्या बोलेंगे आपका, एक एड देने के लिए मैरिज में, ये कहाँ पर आई है, ये भी एमपी की ही योजना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की याद रख लेना साथी, किसान उदय योजना, क्या बोलेंगे, और किसान उदय योजना यानी इसका नाम भी एग्जाम में जब आएगा अंग्रेजी में भी तो किसान उदय स्कीम आएगा। ठीक है, किसान उदय स्कीम। राजस्थान की बहुत चर्चित रही अभी साथी आपका 1000 फ्रेंचाइजी योजना, क्या बोलेंगे, कितनी, 1000 फ्रेंचाइजी देने जा रहे हैं। ये कहाँ पर चली है साथी, आपका राजस्थान में चली है। ठीक है, राजस्थान में। आज के अंतिम प्रश्न की ओर, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने? अभी 2024 के चुनाव में शुभमन गिल किसके स्टेट आइकन बने हैं? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर नई दिल्ली? भैया पंजाब के आइकन बने हैं, पंजाब के। कौन से चुनाव हैं ये? 18वें लोकसभा चुनाव के लिए, 18वें लोकसभा इलेक्शन के लिए बनाया गया है इनको। और 18वें लोकसभा चुनाव मुझे बताएं कि कितने चरणों में खत्म हो रहे हैं? ठीक है, क्या बोलेंगे, 18वें लोकसभा चुनाव, तो क्या बोलेंगे भैया, ये आपका 7 चरणों में हो रहे हैं। और 7 चरण में मुझे कुछ प्रश्न बताना। चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? जो इलेक्शन कमीशन था उसने साथी अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्या बोलेंगे, जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किनको बनाया? सचिन तेंदुलकर जी को बनाया है। किसको? सचिन तेंदुलकर जी को बनाया है अपना चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा साथी, मैं आपसे पूछूं, नेशनल आइकन किसको बनाया गया चुनाव के लिए इस बार? नेशनल आइकन तो किनको बनाया गया? पंकज त्रिपाठी को बनाया गया, पंकज त्रिपाठी को साथी बनाया गया है। और अगर साथी मैं बात करूं, वर्तमान में मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्या बोलते हैं, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में है श्री राजीव, क्या बोलोगे, श्री राजीव है भैया। अच्छा, जैसे ये बनी आपके शुभमन गिल कहाँ से? पंजाब से। ऐसे ही बिहार ने किसको बनाया था? बिहार के लिए मैथिली ठाकुर को, क्या बोलेंगे, बिहार के लिए बनी थी मैथिली ठाकुर, क्या बोलेंगे, बिहार के लिए बनी मैथिली ठाकुर, गलती नहीं करनी है। आज के होमवर्क पर साथी आ जाते हैं और आज का होमवर्क है, हाल ही में भारत के 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? क्या बोलेंगे, 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ये आपका क्वेश्चन रहेगा साथी। 4:45 बज चुके हैं, मैं खींच के चलता हूं भाई, लेकिन सारी चीज़ें आपके लिए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इस सब में समर्थन रहेगा। 10-5 मिनट ऊपर नीचे होते रहेंगे। शायद अभी शुरुआती दौर में चीज़ें क्योंकि आपको सिखानी पड़ रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, इसमें थोड़ा 10-5 मिनट का समय जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा। तो दोस्त आप ही के लिए है ये, और बहुत ज़रूरी भी है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं ये आपको बताना है। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पर आप मुझे ग्रीन स्टोरी लगा सकते हैं। जिन लोगों को कोई मैसेज मुझ तक भेजना है, कोई डाउट कुछ भी है, तो इंस्टा पर आज ऑफिशियल नवीन शर्मा आप सर्च कर सकते हैं, और ऑफिशियल नवीन शर्मा पर आप मुझे क्या भेजेंगे, वहाँ पर कोई भी, लेकिन बेवजह की चीज़ें मत भेजना भाई, ठीक है। और मैं आपके जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूं कि मैं आपके जवाब वहां दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पर आप मुझे भेज सकते हैं। और एक बार दोस्त गजब तरीके से वाह वाह की आवाज़ में, और सुनो, पुरानी सुनाता हूं आज तुमको एक बड़ी बेहतरीन सी, बहुत शानदार सी, और काफ़ी दिन पहले बोली, फिर से बोलते हैं कि कैसे है कि जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं, किनारे पर रह गए, या कभी सेलेक्ट होने के बहुत सारे प्रबल दावेदार थे, चांसेस बहुत थे, लेकिन मतलब फाइनल नहीं हो पाया। तो जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे, और सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे।
सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कक्षा आपको कैसी लगी? होमवर्क में साथी अपना आंसर लिखना ना भूलें। होमवर्क में आप सबका आंसर आना चाहिए। कैसा आपको कक्षा को लग रहा है, महसूस कर रहे हैं, वो सब, ये आपका कोई भी सुझाव है वो लिखते रहिए। ख्याल अपना रखते रहिए, मेहनत करते रहिए। 2 हो चुके हैं, बहुत जल्द 40 होंगे। ऊर्जा बनाए रखें। नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।